नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि दोस्तों टीएनसी की एनक्लेक्स जो सीरीज है वो चल रही है, जिसमें हम ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर आज क्वेश्चन नंबर 131 से क्वेश्चन नंबर 140 तक पढ़ेंगे। तो ये हमारी लगभग 14वीं क्लास है, आज 14th ये हमारी क्लास है दोस्तों। तो 14 क्लास से आप मेरे साथ बने रह रहे हो, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होगी पिछली क्लास की तरह ही काफ़ी प्रोडक्टिव होगी। आपने देखा होगा कि पिछली जो क्लास थी इसमें कितने सारे इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन है दोस्तों हमने पढ़े थे, हमने कितनी चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में मैं मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। मेन मतलब 10 क्वेश्चन तो हम पढ़ेंगे जो हम हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको आज फोकस करवाऊंगा, कंप्लीट ऑक्सीटोसिन करवाऊंगा मैं आपको। मतलब कि ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको गलत नहीं होगा। पुडेंटल नर्व ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, प्लासेंटल सेपरेशन के बारे में बात करेंगे, और जो इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस है आफ्टर डिलीवरी, इसके बारे में हम इस क्लास में बात करने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि हमारे पास टाइम की हमेशा कमी रहती है दोस्तों। हम टाइम वेस्ट कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि हमारी क्लास फिर लंबी हो जाती है। अगर हम टाइम वेस्ट और करने लग गए इसमें आधा घंटे का, तो फिर और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको लगेगा कि बिना काम की क्लास है। चलो शुरू करते हैं। हाउ शुड ए नर्स डायरेक्ट केयर फॉर ए क्लाइंट इन द ट्रांजिशनल फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, मतलब कि थोड़ा सा माइंड को ओपन करने वाला क्वेश्चन है, उस वे में ये इंपॉर्टेंट है। कैसे देखो, इसमें दे रखा है कि नर्स को है ना, कोई भी क्लाइंट जो कि ट्रांजिशनल फेज ऑफ लेबर के अंदर है, तो मैंने आपको कई बार बता दिया दोस्तों, इन फेजेस को आप याद रखो, भूलो मत। कि WHO कहता है कि WHO के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो वो कहता है कि भाई वो दो ही फेज बताता है कि 0 to 5 सेंटीमीटर है, इसके बाद 6 to 10 सेंटीमीटर। ये लेटेंट फेज है, ये एक्टिव फेज है। लेटेंट फेज है और ये क्या है दोस्तों, एक्टिव फेज है। एक संस्था है ACOG, उसके अकॉर्डिंग 0 to 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऐसे मान लो 0 to 6 है, 6 to 10 सेंटीमीटर या 7 to 10 भी लिखा हुआ सकता है। 0 to 6 और 6 to 10 है, ये ACOG के अकॉर्डिंग है। जैसे अगर हम पार्टोग्राफ के अकॉर्डिंग पढ़ें तो उसमें 4 सेंटीमीटर तक होता है दोस्तों, और 4 सेंटीमीटर और उससे कम, और 4 सेंटीमीटर और उससे ज्यादा जो डायलेशन है दोस्तों वो किसके अंदर आता है, ऐसे लिख लो। चलो अप टू 4 सेंटीमीटर, अप टू 4 सेंटीमीटर क्या होगा, लेटेंट फेज होगा। यहाँ पर 0 to 6 सेंटीमीटर लेटेंट फेज होगा। इसके बाद में 6 से ज्यादा जितना भी है तो वो किसके अंदर आएगा दोस्तों, 6 और उससे ज्यादा जब हो जाता है तो ये किसके अंदर आ जाएगा, आपका एक्टिव फेज में आ जाएगा। तो लेटेंट और एक्टिव। जबकि पार्टोग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अप टू 4 सेंटीमीटर लेटेंट फेज होती है, और 4 सेंटीमीटर और उससे ज्यादा अगर है तो दोस्तों वो किसके अंदर आ जाता है, आपका एक्टिव फेज के अंदर आ जाता है। इसके अलावा हम 3 फेजेस और देखते हैं। अगर आपको 3 फेजेस के अकॉर्डिंग देखना है तो आपको देखना पड़ेगा 0 to 3 सेंटीमीटर जो होती है दोस्तों लेटेंट फेज होती है, 4 to 7 फेज जो सेंटीमीटर होती है वो एक्टिव होती है, और 8 to 10 सेंटीमीटर जो होती है वो कौन सी होती है, आपकी ट्रांजिशनल फेज होती है। तो यहाँ पर जो डायलेशन होगा वो सर्विक्स से डायलेशन 10 सेंटीमीटर तक होता है, 8 से 10, तो ये डायलेशन 8 से और 10 सेंटीमीटर के बीच ही होगा। तो ये फेज कौन सी आपकी ट्रांजिशनल फेज है दोस्तों, दिस इज द ट्रांजिशनल फेज। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की फेजेज हैं ये, इनके सबके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि भाई फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर है ना, एक नर्स है ना, उस मदर को जो कि लेबर के अंदर है उसको क्या इंस्ट्रक्ट करेगी, क्या बताएगी उसको दोस्तों। तो देखो सबसे पहला डिक्रीज आईवी फ्लूइड इनटेक, जो आईवी फ्लूइड आप ले रहे हो उसको डिक्रीज करो। तो इतनी गलत बात, मूर्ख बात कही है, एक नर्स को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इलॉजिकल बात है, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका नुकसान है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ट्रांजिशनल फेज के अंदर है ना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की जो इंटेंसिटी जो होती है ना दोस्तों बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और ये इंटेंसिटी ज्यादा होने के कारण ज्यादा डिस्कम्फर्ट कोज करती है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है, जिसके कारण जो पेशेंट है उसके डिहाइड्रेशन में जाने के जो चांसेस हैं वो इस फेज के अंदर क्या हो जाते हैं, ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर मान लो डिहाइड्रेशन के चांसेस दोस्तों ज्यादा है तो इस दौरान हमें आईवी फ्लूइड इनटेक को डिक्रीज न करने की बजाय क्या करना चाहिए दोस्तों, इंक्रीज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बॉडी की जो डिमांड है इस दौरान वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बढ़ने के लिए हमें आईवी फ्लूइड को डिक्रीज नहीं, अपने को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हेल्प द क्लाइंट टू मेंटेन कंट्रोल, इस पे आते हैं बाद में। रिड्यूस द क्लाइंट्स डिस्कम्फर्ट विद मेडिकेशंस, तो ये तो सिंपल सी बात हो गई भाई, कोई भी आदमी है किसी भी चीज में डिस्कम्फर्ट में आ गया तो मेडिकेशन दे दो। तो ये चीज गलत है दोस्तों, हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की, हम मेडिकेशन को नहीं दें। और मौसम में ये रेशनल तक बताया गया है कि ट्रांजिशनल फेज के अंदर हम कोशिश करते हैं कि मेडिकेशन नहीं दें, क्योंकि ये जो न्यूबॉर्न जो होता है अगली फेज के अंदर, जब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर आएगा तो उसमें न्यूबॉर्न के अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या कर सकता है, कोज कर सकता है। तो इसलिए हम मेडिकेशन देने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इंस्टीट्यूट द सिंपल ब्रीथिंग पैटर्न ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि भाई इस दौरान है ना पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई सिंपल ब्रीथिंग पैटर्न्स करते हैं, तो दोनों चीजें अलग हैं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोनों चीजें अलग हैं, कि सिंपल ब्रीथिंग पैटर्न्स
का मतलब ये हो गया कि भाई आप सिंपल जो ब्रीथिंग कर रहे हो उसी पैटर्न पे आप चलते रहो। तो ये हो गया। और एक होता है पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम ट्रांजिशनल फेज के अंदर पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग करते हैं, जिसमें क्या करते हैं दोस्तों, डीप ब्रीथिंग करेंगे, फिर 1 2 3 4 करके होल्ड करेंगे और फिर डीप धीरे धीरे स्लोली हम क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर ये रैशनल दिया गया है दोस्तों कि पहले कोई भी क्लाइंट है ना, अगर यहाँ पर ये भी लिखा हुआ होता ना पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग, तो भी इससे पहला जो आंसर होता है ना वो सेकंड दिया जाता है। उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको कैसे है। आपको सर कैसे, ये कैसे संभव है दोस्तों, कोई भी क्लाइंट है ना इतनी ज्यादा डिस्कम्फर्ट में, तो हमें सबसे पहले उसकी जो एंजाइटी स्ट्रेस जो लेवल है ना बहुत ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन जो लेवल है वो बहुत कम होता है। अगर आप पेशेंट को उस दौरान समझाओगे कि भाई आपको ऐसी ब्रीथिंग करनी है, तो पेशेंट सुनेगा ही नहीं, वो कहेगा मेरे पेन हो रहा है, मुझे नहीं पता आप क्या समझा रहे हो क्या नहीं समझा रहे, मेरे पेन को दूर करो। इसलिए सबसे पहले दोस्तों हमें पेशेंट की जो एंजाइटी स्ट्रेस डिस्कम्फर्ट है उसको क्या करना होता है, दूर करना होता है। तो इसके लिए हमें पेशेंट को उस दौरान हमारी सबसे ज्यादा क्या होती है, नीड होती है, और उस नीड को पूरा करने के लिए हमें पेशेंट को क्या करना पड़ता है दोस्तों, कोप करना पड़ता है, उसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए हम क्लाइंट को क्या करते हैं कि वो हम क्लाइंट जो है दोस्तों इस समय किस में जा रहा है, स्ट्रेस के अंदर जा रहा है, क्योंकि उस पेन को सह नहीं पा रहा। इसलिए एक नर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस समय वो क्लाइंट को क्या करे दोस्तों, कंट्रोल करे, उसको क्लाइंट को कंट्रोल करने में मेंटेन करें कि भाई आप ये थोड़ी देर की फेज है, इसके बाद में आपका जो पेन है वो कम हो जाएगा, अभी आपकी बेबी की डिलीवरी हो जाएगी तो आप थोड़ा सा और करो, ये करो वो करो। तो उसको क्या करना है दोस्तों, आपको समझाना है इस दौरान। क्यों? क्योंकि वो समझाओगे तभी वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में भी समझेगी। उससे पहले तो समझने वाली है नहीं कि आप उसको पेन तेज हो रहा है, तुम बता रहे हो ऐसे करो वैसे करो, तो गुस्से में तुम्हें मार वार हो जाएगी वो समझाने के लिए बोल रहा हूँ जस्ट। तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको दोस्तों सबसे पहले क्या करना होता है कि क्लाइंट को आपको हेल्प करना होता है कि उस दौरान वो अपने आप को क्या करे दोस्तों, कंट्रोल कर पाए। कंट्रोल करेगी तो उसके जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा कम होगा, एंजाइटी क्या होगी, कम होगी, तब आप उसको बाकी चीजों के बारे में भी क्या कर सकते हो, इंस्टेट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी सेकंड। तो इसको लिख लो। लिखो, इसमें क्या लिखोगे आप, सिंपल से लिख लो। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की ट्रांजिशनल फेज में, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की ट्रांजिशनल फेज में क्लाइंट के स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए, स्ट्रेस और एंजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट, क्योंकि पेन के कारण डिस्कम्फर्ट होता है ना, को कम करने के लिए नर्स को कहिए करो सर नर्सिंग ऑफिसर लिखो, तो भाई तुम नर्सिंग ऑफिसर भी लिख सकते हो ना। हेल्प द क्लाइंट टू मेंटेन कंट्रोल, तो नर्स को क्लाइंट की हेल्प करनी चाहिए, अब स्क्रीनशॉट दिला दूंगा मैं अगर आपको दिक्कत हो रही है तो लिखने में, हेल्प करनी चाहिए ताकि वह कंट्रोल बनाए रख सके, ताकि वह कंट्रोल बनाए रख सके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो फिर लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि वैसे अगर ऐसे नहीं कि मैं 1 मिनट तक रुका रहूंगा, हमारे पास टाइम की कमी है, पहले बता रखा है मैंने। ठीक है, देखो अब ब्रीथिंग हुई, मैंने कहा था ब्रीथिंग है ना, ये नहीं छोड़ेगी आपको पीछा। चलो आ जाओ। विच ब्रीथिंग टेक्निक शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू यूज एज द हेड ऑफ द फिटस क्राउनिंग। ठीक है, कि इनमें से कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए जब फिटस का जो हेड है ना दोस्तों वो क्या कर रहा हो, क्राउनिंग कर रहा हो। तो इस दौरान है ना हम पेंटिंग टेक्निक का यूज करते हैं। अगर ऑप्शन में पेंटिंग आता है तो वो करेंगे, अगर पेंटिंग नहीं आ रहा तो दोस्तों उस दौरान हम क्या करते हैं, ब्लोविंग करते हैं। क्या करते हैं, ब्लोविंग करते हैं। तो पेंटिंग और ब्लोविंग करते हैं। इसमें मतलब क्या है, ब्लोविंग का मतलब हवा को बाहर निकाला। तो हम डीप ब्रीथ करेंगे और फिर जैसे डॉग निकालता है ना, धीरे ऐसे करता है, वही पैटर्न हमें करना पड़ेगा धीरे धीरे। इस वे में हम क्या करते हैं दोस्तों, हम ब्रीथिंग करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों, हम एक्चुअली में ये कोशिश करते हैं कि जब तक जो कॉन्ट्रैक्शन जब आ रहा है दोस्तों और जो क्राउनिंग जब हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि जो बेबी एक्सपेल हो ना, तो ऐसे नहीं एकदम से फास्ट हो जाए,
धीरे 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 हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बेबी के एक्सपल्सन को हम क्या करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से धीरे धीरे बेबी का क्या हो दोस्तों, एक्सपल्सन हो। ऐसा नहीं कि आपको इस अर्ज जाए कि पुश करूं, मैं पुश करूं और आपने फास्ट पुश कर दिया, ठीक है। तो इसलिए जो ब्रीथिंग की जाती है वो कौन सी की जाती है दोस्तों, पैंटिंग और ब्लोविंग की जाती है। किसके अंदर, यहाँ पे। अब इसके बाद है दोस्तों कि भाई सेलो जो है वो यूज नहीं करते हैं हम, सिंपल सा बस इसमें आपको ये याद रखना है कि ब्लोविंग करते हैं। कौन सी करते हैं दोस्तों, ब्लोविंग करते हैं। पैटर्न पेस्ट ब्रीथिंग, मॉडिफाइड पेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, पैटर्न पेस्ट नहीं लिखा हुआ, जो किसके अंदर करते थे हम, ट्रांजिशनल फेज के अंदर करते थे। वहां पर लिखा हुआ था पैटर्न पेस्ट ब्रीथिंग, पैटर्न पेस्ट ब्रीथिंग। तो पैटर्न पेस्ट जो ब्रीथिंग है वो किसमें करते हैं हम, ट्रांजिशनल फेज में करते हैं, ट्रांजिशनल फेज में करते हैं। एक्टिव फेज के अंदर कौन सी करते हैं, कल ही लिखाया था मैंने आपको, एक्टिव फेज में। तो एक्टिव फेज के अंदर डीप ब्रीथिंग करते हैं। कौन सी करते हैं, डीप, स्लोली एंड डीप ब्रीथिंग, स्लोली एंड डीप ब्रीथिंग। स्लोली भी लिख लो, चलो, स्लोली एंड डीप ब्रीथिंग करते हैं। स्लो चेस्ट किया जा सकता है जब बिल्कुल लेटेंट फेज होती है ना, बिल्कुल, तो उस दौरान कौन सी एक्सरसाइज की जा सकती है, स्लो चेस्ट की जा सकती है। मॉडिफाइड पेस यहाँ पे नहीं की जाती है, सैलो ब्रीथिंग नहीं की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा ब्लोविंग हो जाएगा कि भाई आपको जब फीटस बाहर निकल रहा है, हेड बाहर आ गया, क्राउनिंग हो गई और आप कोशिश कर रहे हो कि आराम आराम से क्या हो, एक्सपल्सन हो, तो फिर आप धीरे धीरे ब्लोविंग करके उसको रोकते हो, रोकने की कोशिश करते हो कि वो एक्सपल तेज न हो। तो इसलिए इस एक्सरसाइज का क्या नाम है दोस्तों, ब्लोविंग। अगर ब्लोविंग ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आप क्या करके आओगे, पेंटिंग करके आओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इसमें लिख लो, लिखो, जब हेड ऑफ फीटस, जब हेड ऑफ फीटस क्राउनिंग करे, क्राउनिंग करे तो क्लाइंट को, ब्लोविंग और पेंटिंग, ब्लोविंग और पेंटिंग ब्रीथिंग टेक्निक यूज करनी चाहिए, ब्रीथिंग टेक्निक यूज करनी चाहिए, यूज करनी चाहिए। पेल्विक रॉक किस में करेंगे बताओ, कमेंट करके बताओ। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि पेल्विक रॉक या पेल्विक रॉकिंग जो एक्सरसाइज है या ब्रीथिंग पैटर्न है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वो किस में करेंगे हम, किस में करते हैं, कौन से टाइप के लेबर में करते हैं, बताओ बच्चों। आपको कमेंट करके बताना है, इस बारे में पक्का बताना है, ठीक है। जरूर करना चाहिए, गलत करो तो सही करो। मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा कि आप पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते, पिछली क्लास में आपने ध्यान दिया या नहीं दिया। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया अब हमारे सामने। अब हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको बताया था एक ही जगह सारे लिख लो तो याद हो जाएंगे वो आपको, ठीक है। उसमें लिख लो कि भाई ट्रांजिशनल फेज में पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग की जाती है, एक्टिव के अंदर स्लोली एंड डीपली की जाती है, यहाँ पर ये की जाती है, यहाँ पर ये की जाती है, तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हेन ए क्लाइंट्स लेग्स आर प्लेस्ड इन स्टीरअप्स फॉर बर्थ। देखो अभी क्वेश्चन अजीब सा लग रहा है, जब मैं आपको बताऊंगा नहीं क्या है तो आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है। व्हेन ए क्लाइंट लेग्स आर प्लेस्ड ऑन स्टीरअप्स फॉर बर्थ, भाई डिलीवरी के दौरान हम जो क्लाइंट की जो पैर हैं, लेग्स हैं, उनको हम स्टीरअप्स पे रख रहे हैं। नर्स कंफर्म करती है कि दैट द बोथ लेग्स आर पोजीशनड सिमुलटेनियसली टू प्रिवेंट, कि भाई दोनों टांगों को आपको क्या रखना है, एक साथ रखना है। देखो अब आप सोच रहे हो कि क्या है, सिंपल सी बात क्या है दोस्तों, ये है कि भाई ये स्टीरअप के ऊपर आप रख रहे हो, डिलीवरी करवाने के लिए आप उसके पैरों को क्या रख रहे हो, ऐसे रख रहे हो स्टीरअप के ऊपर, ठीक है। ये स्टीरअप है, ये बांध रहे हो यहाँ पे आप, ऐसे मान लो। तो इनको ये क्या कह रहा है कि ये ऐसे कह रहा है कि दोनों पैरों को एक साथ क्यों रखा जाता है, बस ये क्वेश्चन है। लैंग्वेज इतनी टफ है इसकी, भाई इन दोनों पैरों को क्या करते हैं, अलग अलग नहीं रखते। ऐसे नहीं कि एक टांग को आप खींचने लग गए और दूसरी टांग उधर जा रही है और फिर दूसरी को ला रहे हो, ऐसे नहीं रखा जाता। तो एक्चुअली में हम दो लोगों की सहायता से क्या करते हैं, दोनों टांगों को एक साथ उठाते हैं और एक ही साथ रखते हैं स्टीरअप के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर एक साथ क्या करते हैं, हम प्लेस करते हैं। यहाँ पर भी है, ये वाला थोड़ा सा इमेज शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ब्लड इमेज है, तो आप इस पर फोकस कर सकते हो। तो ये वाली पोजीशन के बारे में पूछ रहा है कि भाई दोनों को एक साथ क्यों रखा जाता है, दोनों को एक साथ क्यों रखा जाता है। तो सिंपल से एक चीज बताओ, आप किसी भी चीज को आप खींचोगे तो क्या होगा दोस्तों, कौन सी इंजरी होती है, लिगामेंटस इंजरी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, उस दौरान जो यूटेराइन जो लिगामेंट्स जो होते हैं, ठीक है, यूट्रस से रिलेटेड जितने भी लिगामेंट्स जो होते हैं दोस्तों, वो क्या हो जाते हैं, वो इलोंगेटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हाइपरट्रोफाइज्ड हो जाते हैं, मतलब हाइपरट्रोफी हो जाती है उनकी, और वो क्या हो जाते हैं, इलोंगेटेड हो जाते हैं, लेंथ बढ़ जाती है। तो उस कारण क्या होता है कि अगर आप एक टांग उठा के रखोगे ना एक बार में और फिर दूसरी को रखोगे, तो हो सकता है कि यूट्राइन जो लिगामेंट है दोस्तों वो क्या हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है
कि स्टीरप्स के ऊपर आपको दोनों टांगों को एक साथ उठाकर रखना है, ताकि जो यूटेराइन जो लिगामेंट्स है दोस्तों उनकी क्या न हो, इंजरी नहीं हो। क्यों? क्योंकि अब जैसे एक को रखोगे तो दूसरे के ऊपर क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टेंशन आ जाएगा, मतलब कि उसके इंजरी होने के, ट्रॉमा होने के चांसेस क्या हो जाएंगे दोस्तों, बढ़ जाएंगे। इसलिए हम क्या काम करते हैं दोस्तों, हम क्या काम करते हैं, दोनों को एक साथ रखते हैं। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है कि वेनस स्टेसिस इन द लेग्स जो है उसको रोकता है ये। तो दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन का और इसका दोनों का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप एक पैर को उठा के रख रहे हो तो उससे ब्लड सर्कुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वेनस स्टेसिस का मतलब क्या, वेनस ब्लड को रुक रहा है, मतलब रिटर्न नहीं हो पा रहा है, तो वो वेनस स्टेसिस कहलाता है। वेनस का मतलब वेनस ब्लड, स्टेसिस का मतलब रुकना। तो ब्लड सर्कुलेशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इससे कोई लेना देना यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा है दोस्तों प्रेशर ऑन द पेरिनियम, कि पेरिनियम पे जो प्रेशर है उसको प्रिवेंट करता है। तो पेरिनियम के प्रेशर का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। मेन जो प्रेशर वो किस पे पड़ता है, यूटेराइन लिगामेंट पे पड़ता है, पेरिनियम पे नहीं पड़ता है। एक बार इसके बाद एक्सेसिव पुल ऑन द फेसिया, जो फेसिया जो है उसके ऊपर क्या करता है, वो तेज खिंच जाता है। वैसे फेसिया क्या होती है दोस्तों, फेसिया जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि दो मसल्स को सेपरेट करते हैं, मसल्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं। तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, फेसिया कहलाती है। तो उसको पुलिंग करने का काम करता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, ये फेसिया के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो इसका कोई रैशन इतना टफ नहीं है, सिंपल सा इतना याद रखो भाई, किसी भी चीज को खींचोगे तो जो लिगामेंट्स उनकी इंजरी होने के क्या होते हैं, चांसेस रहते हैं। इसलिए हम दोनों पैरों को क्या रखना चाहिए, हमें एक साथ रखना चाहिए। बस लिख लो इसको। तो इसको लिखो कि लेबर के दौरान क्लाइंट के दोनों लेग्स को स्टीरप्स पर एक साथ रखा जाता है। स्टीरप्स पर एक साथ रखा जाता है ताकि यूटेराइन लिगामेंट की इंजरी न हो, लिगामेंट की इंजरी ना हो, ताकि यूटेराइन लिगामेंट जो है उसकी इंजरी ना हो। चलो नेक्स्ट करते हैं। बस एक क्वेश्चन हो रहा है, उसके बाद एक खतरनाक क्वेश्चन आएगा हमारे सामने। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए प्राइमी ग्रेविडा, ठीक है। फीमेल क्या है दोस्तों, प्राइमी ग्रेविडा। जो एक बार भी नहीं हुई है वो नल ग्रेविडा है, पहली बार हुई है वो प्राइमी ग्रेविडा है, और उससे ज्यादा हुई है तो मल्टी ग्रेविडा है। व्हाट डज द नर्स ऑब्जर्व, और पैरा का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जिसने 22 वीक की जो प्रेगनेंसी वो क्रॉस कर ली, 20 वीक की प्रेगनेंसी अगर क्रॉस कर लेती है तो क्या कहलाती है, पैरा कहलाती है। WHO टाइम पीरियड को एक्चुअली में 22 वीक मानता है, तब मैंने उसके अकॉर्डिंग 22 बोल दिया। जो पारिटी का जो टाइम होता है, वायबिलिटी का जो टाइम होता है, वो WHO 22 वीक मानता है, लेकिन इंडिया में 20 वीक है। तो 20 वीक को जिसने क्रॉस कर लिया वो पारिटी कहलाती है, ठीक है। तो नली पारिटी मतलब जिसने एक बार भी क्रॉस नहीं किया, ठीक है। प्राइमी पारिटी का मतलब क्या होगा, जिसने एक बार क्रॉस कर लिया है। प्राइमी पैरा कहलाएगी मदर क्या कहलाएगी, प्राइमी पैरा। तो अब आ जाओ, प्राइमी ग्रेविडा है। व्हाट डज द नर्स ऑब्जर्व दैट इंडिकेट बर्थ इज अबाउट टू टेक प्लेस। भाई आपको इसमें सिर्फ ये बताना है कि आपको कैसे पता लगेगा कि भाई बच्चे का जस्ट जन्म होने ही वाला है, ठीक है। बच्चे का जस्ट जन्म होने ही वाला है, ये आपको कैसे पता लगेगा। तो दोस्तों ये किससे पता लगेगा आपको, पहला है कि ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना इंक्रीजेज, कि जो वेजाइना है दोस्तों उससे ब्लडी जो डिस्चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो उस दौरान होगा। तो ये गलत है, एक्चुअली में ये सो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो जो सो जो होता है दोस्तों वो एक्चुअली में ट्रांजिशनल फेज के अंदर इंक्रीज होता है। किसमें इंक्रीज होता है, ट्रांजिशनल फेज के अंदर। जबकि अभी जो बर्थ जो होता है वो कौन सी स्टेज में होता है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में होता है। जबकि ये कौन सी स्टेज ऑफ लेबर है दोस्तों, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, ट्रांजिशनल फेज। जबकि डिलीवरी कौन सी में होगी, सेकंड में होगी। तो जो सो है उसकी जो अमाउंट इंक्रीज होती है वो ट्रांजिशनल फेज के अंदर होती है। इसके बाद जो मेन ब्लीडिंग होती है वो कब होती है, जब प्लासेंटा का क्या होता है, सेपरेशन होता है। तो वो भी कौन सी स्टेज में होता है दोस्तों, थर्ड स्टेज में होता है। तो सेकंड स्टेज में ये चीज नहीं होती है कि भाई ब्लडी डिस्चार्ज जो वेजाइना से क्या होने लग जाए, इंक्रीज होने लग जाए। क्या तो वो ट्रांजिशनल फेज के अंदर इंक्रीज होंगे, या फिर वो थर्ड स्टेज के अंदर क्या होंगे दोस्तों, इंक्रीज होंगे, जब प्लासेंटा क्या होगा, सेपरेट होगा। क्लाइंट बिकम्स इरिटेबल एंड स्टॉप्स फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, कि जो क्लाइंट है दोस्तों वो इरिटेबल हो जाता है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बंद कर देता है। तो ये भी सेम यहाँ पर ही है। सबसे ज्यादा जो क्लाइंट इरिटेबल होता है ना दोस्तों, वो ट्रांजिशनल फेज के अंदर होता है। एक क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ भी लिया था जिसमें हमने बात भी की थी, क्योंकि उस दौरान जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि सर्विक्स का डायलेशन होता है, 10 सेंटीमीटर तक पहुंचता है। तो उस दौरान जो क्लाइंट है दोस्तों वो सबसे ज्यादा इरिटेबल होता है, और जो क्लाइंट है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना क्या कर देता है, बंद कर देता है।
जबकि जैसे डिलीवरी होने वाली होती है, मतलब कि ऐसे मान लो लगभग क्राउनिंग हो रही है, तो उस दौरान तो मदर जो होती है दोस्तों उसको पता होता है कि बस अब तो डिलीवरी कर ही दूंगी मैं, तो वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना क्या कर देती है, शुरू कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि अब ज्यादा टाइम नहीं बच रहा, अब मेरा बेबी बाहर आने ही वाला है। तो वो खुश हो जाती है और उस मोटिवेशन में उसको क्या होता है दोस्तों, उस मोटिवेशन के अंदर उसकी जो डिस्कम्फर्ट है वो कम हो जाता है, नहीं कि बढ़ता है, ठीक है, और वो इरिटेबल नहीं रहती है। नेक्स्ट है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शंस अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली एंड स्ट्रॉन्गर एंड लास्ट लॉन्गर। ये तो पूरे लेबर में ही होता है, पूरे लेबर की डेफिनेशन ये है। अगर आप कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हो दोस्तों, ट्रू लेबर पेन में मैंने आपको बताया था, ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन के अंदर जब हमने डिफरेंसेस पढ़े थे तब मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जो कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं ना दोस्तों, वो कैसे होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं ट्रू लेबर में, मतलब कि वो धीरे धीरे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं, ज्यादा देर तक रहते हैं और फ्रीक्वेंटली आते हैं, मतलब कि कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर आने लग जाते हैं। तो ये सिर्फ एक स्टेज को नहीं बता रहा है, ये पूरे लेबर को समझा रहा है कि लेबर के दौरान कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं और लास्ट लॉन्गर होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि इससे भाई बच्चे की डिलीवरी होने ही वाली है, इससे नहीं पता चल रहा। तो किससे पता लगेगा कि जो पेरिनियम है दोस्तों वो क्या होता है। जैसे देखो बेबी है, उसका जो हेड है जब वो बाहर की तरफ निकलेगा तो वो किसके ऊपर प्रेशर डालेगा, पेरिनियम के ऊपर प्रेशर डालेगा। तो जो पेरिनियम है ना वो बल्जेज होगा, बाहर की तरफ ऐसे होगा, प्रोट्रूड होता है ना, बाहर की तरफ निकल रहा हो, तो उसके ऊपर क्या आता है, प्रेशर आता है। तो ऐसा लगेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्शन के हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ कि कोई चीज उस पर क्या मार रही है दोस्तों, टक्कर मार रही है पेरिनियम के ऊपर। तो पेरिनियम बाहर की तरफ क्या होता है, प्रोट्रूड होता है। तो ये दिखाता है कि भाई अब जो बेबी का जो हेड है वो क्या होने वाला है, बाहर आने वाला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी पेरिनियम बिगिंस टू बल्ज विद ईच कॉन्ट्रैक्शन, कि हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो पेरिनियम है वो बाहर की तरफ निकलता है बेबी के हेड के प्रेशर के कारण, जो ये इंडिकेट करता है कि जो बेबी है उसका जन्म होने ही वाला है। देखो अगर इच कॉन्ट्रैक्शन के साथ, अगर इच कॉन्ट्रैक्शन के साथ पेरिनियम बल्जिंग होती है, पेरिनियम बल्जिंग होती है, पेरिनियम बल्जिंग होती है तो यह इंडिकेट करता है, तो यह इंडिकेट करता है, तो यह इंडिकेट करता है कि बेबी की डिलीवरी होने वाली है, होने वाली। ले लो स्क्रीनशॉट। अब हमारे आज की क्लास का ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, जो आज की क्लास है उसका हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आने वाला है। कितनी देर की क्लास होगी, एक सेकंड रुकना। लगभग आधे घंटे की क्लास हुई शायद अभी मैंने 15 पे शुरू किया। ठीक है चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। चलो बात करते हैं कि फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड ए नर्स मॉनिटर क्लाइंट व्हेन एन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इज यूज्ड टू इंड्यूस लेबर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि कॉम्प्लिकेशन हमें बताना है एक क्लाइंट के अंदर जब हम क्या दे रहे हैं दोस्तों, ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, इन्फ्यूजन है वो दे रहे हैं लेबर को इंड्यूस करने के लिए। लेबर को इंड्यूस करने के लिए आप क्या दे रहे हो दोस्तों, ऑक्सीटोसिन कर देख लो। तो ऑक्सीटोसिन की सर्जरी करते हैं अब हम, ठीक है, ऑक्सीटोसिन को अच्छे से पढ़ते हैं कि ऑक्सीटोसिन में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऑक्सीटोसिन में ना इतने क्वेश्चन बन सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। खुद ऑक्सीटोसिन को नहीं पता ये बात कि भाई मेरे में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला कि जो ऑक्सीटोसिन है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है दोस्तों, तो हाइपोथैलेमस में होता है। क्या होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन आता है कि भाई ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है और उसमें लिखा हुआ रहता है दोस्तों पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस के अंदर पाया जाने वाला जो न्यूक्लियस वो क्या है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो सेल बॉडीज एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं फिर उनको हम किसके नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, कभी अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे हम। तो हाइपोथैलेमस के अंदर पाए जाने वाले पैरावेंट्रिकुलर जो न्यूक्लियस है वो मेनली ऑक्सीटोसिन का क्या करते हैं दोस्तों, फॉर्मेशन करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहता हूं कि कैसे आते हैं, कैसे एक ही क्वेश्चन है लेकिन चेंज हो जाता है। क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन अकर, ठीक है, क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन अकर। और अब ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है दोस्तों, मान लो एक तो दे रखा है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, एक दे रखा है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, एक आपको दे दिया उसने जैसे मान लो एंटीरियर पिट्यूटरी, एक दे दिया उसने पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऐसे मान लो आप एक मिनट के लिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये चार ऑप्शन दे दिए,
ठीक है, तो इसका जो आंसर यहाँ पर होगा वो क्या होगा, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। कि ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन कौन करता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस करता है। लेकिन दोस्तों सेम क्वेश्चन हो उसमें ऑप्शन में हो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन ए एंड बी, तब इसका जो आंसर होगा ना वो दोनों होंगे, ए एंड बी होगा। मतलब कि ये आंसर होगा, उसका डी आंसर होगा। दोनों फॉर्मेशन करते हैं ऑक्सीटोसिन का, सुप्रा ऑप्टिक भी करता है, पैरावेंट्रिकुलर भी करता है। लेकिन मेन जो करता है ना वो कौन करता है दोस्तों, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस करता है। मेन कौन करता है, पैरावेंट्रिकुलर करता है। स्मॉल अमाउंट के अंदर कौन करता है, सुप्रा ऑप्टिक करता है। तो ब्रैकेट में नोट लगा के लिख दो, इन स्मॉल अमाउंट। अब आपको मैंने बता भी दिया क्वेश्चन कैसे बनेगा, मत हो जाना कंफ्यूज्ड। इन स्मॉल अमाउंट सुप्रा ऑप्टिक। कहोगे सर मैं तो सुप्रा ऑप्टिक करके आ गया, आपने ये भी तो बताया था। इसके बाद दोस्तों इसका स्टोरेज और रिलीज है, शायद सभी जानते होंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जिसको अगर ऑप्शन में पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं लिखा आया तो इसकी जगह क्या लिखा हुआ आएगा, बताओ कमेंट करके। न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या आएगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को और किस नाम से जानते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका नेचर कैसा होता है। तो इसका नेचर जो होता है नोना पेप्टाइड होता है। ये कैसा होता है, नोना पेप्टाइड। नोना पेप्टाइड ब्रैकेट में लिख लेना, नेचुरल। नेचुरल जो ऑक्सीटोसिन होता है ना वो 9 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नोना पेप्टाइड के नाम से जानते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक टाइप का जो ऑक्सीटोसिन आता है, जो कि मार्केट में मिलता है, जो हम यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, वो ओक्टा पेप्टाइड होता है। जरूर ध्यान रखना, अगर एक अच्छा क्वेश्चन कोई बनाने वाला हो ना तो ये मैं क्वेश्चन उसमें जरूर डालूंगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस होता है दोस्तों। सिंथेटिक के अंदर 8 अमीनो एसिड पाए जाते हैं और जो नेचुरल जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, 9 पाए जाते हैं। तो उस नेचुरल में नोना पेप्टाइड होता है, 9 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। और वैसे कितने से बना हुआ है दोस्तों, ये 8 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता। इसके बाद नेक्स्ट, इसके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं, बताओ कहाँ कहाँ इसके यूजेस करेंगे। तो पहला लिखो दोस्तों, इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर, मान लो कोई भी फीमेल है दोस्तों, उसके अंदर हम लेबर को स्टार्ट करवाना है, हमें लेबर आया ही नहीं, लेबर के साइन ही नहीं आए, हमें स्टार्ट करवाना है, तो क्या कहलाएगा, इंडक्शन ऑफ लेबर कहलाएगा। लेकिन कोई लेबर स्लो चल रहा है और हम उसको फास्ट करना है, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर के नाम से जानेंगे। तो दूसरा इसका क्या हो गया, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। तो ऑगमेंट का मतलब होता है स्पीड को तेज करना। ठीक है, ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, स्पीड को तेज करना होता है, तो ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर कहलाएगा। इसके बाद तीसरा दो है दोस्तों, तो टू ट्रीट द, या पहले ये लिखो, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, एक तो आप कुछ भी नहीं करो, अपने आप सब कुछ हो, और एक आप क्या करो दोस्तों, थर्ड स्टेज के अंदर खुद पार्टिसिपेट करो। तो एक तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट होता है और एक क्या होता है, एक्टिव मैनेजमेंट होता है। तो इसके अंदर हम ड्रग देंगे, तो इसके अंदर जो ड्रग दी जाती है वो ऑक्सीटोसिन दी जाती है। ऑक्सीटोसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस अकॉर्डिंग टू WHO। WHO से कहता है कि जो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है वो क्या होता है दोस्तों, AMTSL भी बोलते हैं इसको ना, AMTSL। वो क्या है, AMTSL के लिए ड्रग ऑफ चॉइस अकॉर्डिंग टू ऑक्सीटोसिन, अकॉर्डिंग टू WHO क्या है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन है। ये क्वेश्चन में ध्यान रख लेना कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है अकॉर्डिंग टू WHO वो कौन सी होती है दोस्तों, आपकी ऑक्सीटोसिन ही होती है। इसके बाद दोस्तों, टू ट्रीट द PPH। टू ट्रीट द PPH, तो PPH को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं। ठीक है, और पांचवा जो है दोस्तों, मिल्क इजेक्शन के लिए हम जानते हैं ऑक्सीटोसिन इज ए ग्लैक्टोकाइनेटिक हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन इज ए ग्लैक्टोपोइटिक हार्मोन। दूध का फॉर्मेशन कौन करता है, मिल्क का फॉर्मेशन कौन करता है दोस्तों, प्रोलैक्टिन करता है। लेकिन उसको इजेक्शन करने का काम जो होता है दोस्तों, बाहर निकालने का जो काम होता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स का जो काम होता है, दैट इज डन बाय द ऑक्सीटोसिन। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, कुछ स्प्रेज आती है, नेजल स्प्रेज, उनका हम यूज करते हैं, अभी आपको और भी बता दूंगा मैं। ठीक है, PPH को प्रिवेंट करने के लिए और थर्ड स्टेज के अंदर लगभग हम 10 इंटरनेशनल यूनिट जो ऑक्सीटोसिन दोस्तों उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, लगभग 10 का यूज करते हैं। चलो वो बाद में बात करेंगे इस बारे में। इसके बाद इसकी फॉर्म्स किस किस फॉर्म में आता है, तो ये 3 फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है दोस्तों ऑक्सीटोसिन।
एक होती है जिसे हम बोलते हैं सिंटोसिनोन, एक फॉर्म होती है दोस्तों सिंटोसिनोन। इस सिंटोसिनोन इंजेक्शन के अंदर 5 यूनिट आता है, 5 इंटरनेशनल यूनिट भी बोल सकते हो, 5 यूनिट भी बोल सकते हो। क्या आता है? ऑक्सीटोसिन आता है। एक आता है दोस्तों सिंटोमेट्रिन, सिंटोमेट्रिन। इसके अंदर ऑक्सीटोसिन आता है 5 यूनिट, 5 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन आता है, प्लस 0.5 mg इर्गोमेट्रिन आता है। क्या आता है? 0.5 mg इर्गोमेट्रिन आता है। दोनों मिक्स होकर आते हैं और ये सिर्फ IM लगता है। किस फॉर्म में लगता है दोस्तों? ये IV फॉर्म में लगता है। ठीक है। वैसे ऑक्सीटोसिन को अगर आप पूछो कि कैसे दे सकते हैं, तो हम इसको IV भी दे सकते हैं, इसको हम IM भी दे सकते हैं। IV और IM दोनों फॉर्म के अंदर दिया जा सकता है ऑक्सीटोसिन। लेकिन सिंटोमेट्रिन है, इसे सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में देते हैं? हम IM की फॉर्म में देते हैं, IV नहीं लगता है ये। इसके बाद दोस्तों तीसरी जो फॉर्म आती है दैट इज नेजल स्प्रे। ठीक है। ये सिर्फ ज्यादातर हम किसके लिए यूज करते हैं? तो मिल्क के इंजेक्शन के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है। मिल्क इंजेक्शन के लिए क्या करवाते हैं? इसको यूज करवाते हैं नेजल स्प्रेज का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 5 यूनिट याद ही रखना दोस्तों, ये 5 यूनिट है। सिंटोमेट्रिन जो है 0.5 + 5, 5 वाला आपको याद ही रखना है मेनली। अब देखो मैं एक बार कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा दिमाग खुल जाए, क्योंकि इमेजेस बच्चों को देखकर खुश हो जाते हैं थोड़े से कि सर हाँ बता दिया। देखो ये इंजेक्शन है, यहाँ पर ये सिंटोसिनोन लिखा हुआ है, सिंटोसिनोन 5 यूनिट है, ये 5 इंटरनेशनल यूनिट के अंदर ये आता है। ठीक है। एक एम्पूल आता है लगभग 1 ml का। उस 1 ml के एम्पूल के अंदर ही दोस्तों 1 ml के एम्पूल के अंदर कितनी यूनिट होती है? 5 यूनिट होती है, 5 इंटरनेशनल यूनिट होती है। ये वाली इमेज अगर आपको दिख रही हो, देखो आगे है क्या? ऐसी कोई इमेज नहीं है यहाँ। ये वाली इमेज अगर आपको दिख रही हो दोस्तों तो देखना एक बार, हाँ ये जूम कर देता हूँ। देखो एक इमेज ये है, ये नेजल स्प्रे है। ये क्या है? सिंटोसिनोन का नेजल स्प्रे। ठीक है। तो ये नेजल स्प्रे भी आता है किसका? तो दूसरी इमेज ये हो गई यहाँ पे। और तीसरा दोस्तों आपको मैंने बताया था सिंटोमेट्रिन। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है दिस इज सिंटोमेट्रिन। ठीक है। ये क्या है दोस्तों? सिंटोमेट्रिन है। ये भी 1 ml का ही आता है। इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, ऑक्सीटोसिन और इर्गोमेट्रिन आता है। ठीक है। इसके अलावा देखो एक सिंटोमेट्रिन की एक इमेज और दिखा देता हूँ। कई बार इमेज देखने से ना चीजें याद हो जाती है। फोटोजेनिक मेमोरी जो होती है वो हमारी ज्यादा शार्प होती है एज कम्पेयर टू। ठीक है। तो ये है आपका सिंटोमेट्रिन। ठीक है। ये सिंटोमेट्रिन है। इसमें लिखा हुआ भी है यहाँ पे IM यूज और IM यूज। चलो नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। इसी में मतलब अभी खत्म नहीं हुआ ऑक्सीटोसिन, अभी तो शुरुआत ही हुई है। ऑक्सीटोसिन की अगर हाफ लाइफ पूछते हैं लगभग तो 3 से और 5 मिनट होती है। लगभग कितनी होती है? 3 से और 5 मिनट ऑक्सीटोसिन की क्या होती है? हाफ लाइफ। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑक्सीटोसिन की हाफ लाइफ कितनी होती है? 1 से 2, 3 से 4, 3 से 5, 5 से 10, तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। तो याद रखना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है जो लगभग दोस्तों 20 मिनट होता है। दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट बन गया कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख के लाता हूँ आपके लिए, ये क्वेश्चन ही है। ठीक है। मैं सारे इसलिए लिख के लाता हूँ दोस्तों, ऐसे नहीं कि मुझे मैं ये लिख नहीं सकता या मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं आंसर तो मैं सारे लिखता ही हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ चीज़ भूल गया ना, तो फिर वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। क्योंकि मान लो मैं कोई भी चीज़ अब मान लो एकदम से मैं लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मैं भूल जाऊँ मैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बताया नहीं बताया, तो वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि, और दूसरा दोस्तों टाइम भी कम लगता है क्योंकि हमारी क्लास इतनी लंबी नहीं होती है। अब मैं इनको यहाँ पर लिखने लगूँ एक एक, तो फिर उसमें और टाइम क्या होता है? वेस्ट होता है। इसलिए और ये अच्छा तरीका भी है। स्टोरेज जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो कितना होता है इसका? ध्यान रखना, इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। ज्यादातर वैक्सीन का इतना ही होता है। तो वैक्सीन का जितना ही टेम्परेचर ऑक्सीटोसिन का है, ऑक्सीटोसिन इज नॉट ए वैक्सीन, ऐसे नहीं बता रहा कि वैक्सीन है, मैं बता रहा हूँ जस्ट जनरली कि ये यूनिवर्सल टेम्परेचर होता है। तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में हम इसको रखते हैं। तो डीप फ्रीजर में नहीं रखेंगे। ठीक है। इसको हम फ्रीज के अंदर रखेंगे, फ्रीजर में नहीं रखेंगे। इसके बाद है इसमें मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये 2 फॉर्म में दी जा सकती है। एक जो फॉर्म होती है वो होती है कन्वीनियंट मेथड, कन्वीनियंट मेथड, और एक होती है दोस्तों हाई डोज ऑक्सीटोसिन, हाई डोज ऑक्सीटोसिन। जैसे आपको लेवल स्टार्ट करना है, कन्वीनियंट मेथड क्या कहता है कि आप 1 से लेकर 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट, ध्यान रखना मैं मिली बोल रहा हूं यहाँ पे, इंटरनेशनल यूनिट नहीं बोल रहा, मैं मिली बोल रहा हूँ। कन्वीनियंट मेथड ये कहता है कि भाई आप 1 से 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट जो है ना उससे स्टार्ट करो। उससे स्टार्ट करने के बाद आप हर लगभग 20 मिनट में, हर 20 मिनट के अंदर आप क्या करो, 1 से 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट को क्या करते रहो, बढ़ाते रहो। जैसे 1 से 2 को बढ़ाओगे तो जैसे 1 से 2 से स्टार्ट किया आपने, 1 से किया या 2 से किया, 1 से तो करोगे क्या, तो 1 से करोगे या फिर 2 से करोगे,
ऐसे तो है नहीं कि 1 से 2 के बीच में करोगे, 1.5 से करोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो 2 से किया, तो उसके बाद फिर आपने 2 बढ़ा दिया, फिर 4 कर दिया, फिर 8 कर दिया, फिर 16 कर दिया। ज्यादातर हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि 16 से ज्यादा नहीं दें, ऐसे नहीं दे सकते हैं, बट 16 से ज्यादा देना क्या होता है, नुकसानदायक होता है। क्या नुकसान होता है आगे बात करेंगे। इसके बाद हाई डोज के अंदर क्या होता है दोस्तों, हम 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और हर 20 मिनट के अंदर 4 बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पर 4, फिर 8, फिर 16 ऐसे करते हैं, ठीक, हर 20 मिनट में 20। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाई डोज ऑक्सीटोसिन के नाम से जानते हैं। मेनली जो मेथड यूज किया जाता है वो कन्वीनियंट किया जाता है, हम लो डोज से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, हम डोज को इंक्रीज करते जाते हैं। तो 1 से 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट से स्टार्ट करेंगे, 20 मिनट में बढ़ाएंगे, फिर हम उसके बाद में 2 से 4 कर देंगे, 1 से किया तो 2 कर देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते रहेंगे, आगे आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। और हाई डोज के अंदर 4 से स्टार्ट करेंगे, फिर 20 मिनट में 4 ही जोड़ते रहेंगे, इसमें 4 ही जोड़ते रहेंगे। ये हो गया मेथड। अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, अब वो हॉस्पिटल में चले गए, आपको करना है प्रिपेयर, आपको बता दिया किसी ने कि भाई इतने के ऊपर आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है इसको, आपको इसको 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट पे स्टार्ट करना है। करो, कैसे स्टार्ट करोगे दोस्तों, ज्यादातर है ना इसके लिए क्या यूज किया जाता है, देखो 2 चीजें हैं आपके सामने। एक तो चीज आपके सामने है एम्प्यूल, अभी मैंने बताया था आपको सिंटोसिनोन यूज करेंगे, कितना आता है, 5 इंटरनेशनल यूनिट आता है ये, ठीक है। और एक आपके सामने है RL, मेनली RL यूज करते हैं, ठीक है। वैसे NS भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम क्या यूज करते हैं, RL यूज करते हैं। RL और NS दोनों यूज की जा सकती है, लेकिन RL यूज किया जाता है ज्यादातर, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आप इसको तैयार करना है, तो आप एक काम करो, आप कई तरीके से इसको तैयार कर सकते हो। जैसे आपको क्या करना है दोस्तों, इस पूरी RL के अंदर एक ही यूनिट डालनी है। अब आप मेरे को बताओ कि एक एम्प्यूल है दोस्तों 1 ml का, आपके सामने एक एम्प्यूल 1 ml का है, और इस पूरी RL के अंदर आपको एक ही क्या डालनी है दोस्तों, एक ही यूनिट डालनी है। तो कितना ml लूं मैं इसमें से, तो दोस्तों इसमें से मैं 0.2 ml ले सकता हूं। क्यों, क्योंकि 0.2 ml में एक यूनिट, अगले 0.2 ml में एक यूनिट, फिर अगले 0.2 यूनिट में ml में सॉरी एक यूनिट, फिर अगले 0.2 ml में एक यूनिट, और अगले 0.2 ml में एक यूनिट। तो देखो 2, 4, 6, 8, 10 कितना हो गया टोटल, 1 ml। 1 ml में कितनी यूनिट हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। मैं बिल्कुल सिंपल मैथ बता रहा हूं आपको, वैसे आप खुद भी निकाल सकते हो कि कैसे निकालना है, वो आपकी मर्जी। आप 5 भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि 5 नहीं डाल सकते, उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि क्या करना है। मैं सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूं, आपको ये समझाना बहुत टफ है। DC दत्ता की बुक पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या ये इतना से एक चार्ट के अंदर 1, 2, 3 इधर इधर लिख दिया, 30 लिख दिया, उधर 60 लिख दिया। तो मैं वो आपको पूरा सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। पहले मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैंने RL ली, ये ली RL, आपको सर ये RL है कि पूरे टंकी है ये, तो समझाने के लिए है। तो इस 500 ml के अंदर मैंने एक यूनिट डाल दी। 500 ml के अंदर मैंने कितनी यूनिट डाल दी दोस्तों, एक यूनिट डाल दी। मतलब कि कितना ऑक्सीटोसिन डाला, ml में पूछे तो 0.2 ml मैंने क्या डाला था, इसमें ऑक्सीटोसिन डाला। अब आप मुझे बताओ कि इसके अंदर इस RL में 1 ml में कितनी यूनिट है, 1 ml के अंदर कितनी मिली यूनिट है। तो दोस्तों आप कहोगे कि सर बिल्कुल सिंपल है भाई, 500 ml में आपको बताना है, 500 ml है और 500 ml के अंदर कितनी है, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट को मिली यूनिट में अगर आप चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 हो जाएगा। तो ठीक है, एक सिंपल याद रखना, आप 1 यूनिट है उसको अगर आपको मिली यूनिट में चेंज करना है, क्योंकि हम जो ड्रग देंगे ना वो मिली यूनिट के अंदर ही देंगे, क्योंकि मैंने आपको इधर समझाया है। देखो आप, हम यहाँ पर जो ड्रग दे रहे हैं ना वो हम किस में दे रहे हैं, मिली इंटरनेशनल यूनिट में दे रहे हैं। यहाँ भी देखो मिली इंटरनेशनल यूनिट, जब हमें देना ही मिली इंटरनेशनल यूनिट में है तो हम मिली इंटरनेशनल यूनिट में ही निकालेंगे। तो देखो, तो आपको ये पता लगाना है कि भाई लगभग 1 ml के अंदर कितना बन रहा है, लगभग 1 ml के अंदर कितना बन रहा है। तो 1 ml के अंदर कितना बना, 502, ठीक है। तो 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट है उस RL की हर 1 ml में, उस RL के हर 1 ml में कितना है दोस्तों, 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट है। 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट हर 1 ml के अंदर है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई आपको 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको कन्वीनियंट मेथड में बताया कि आप 1 से लेकर 2 तक क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो आप कहोगे कि सर मैं शुरू में 2 से स्टार्ट करता हूं, 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट। मान लो कि फिर आपको कोई कहते कि भाई 4 से स्टार्ट करो, फिर आपको कोई कहते कि 8 से स्टार्ट करो, या फिर आपको कोई कहते 16 से स्टार्ट करो। तो आप कितना यूनिट कैसे चलाओगे, पर मिनट कितना दोगे, कितना RL दोगे।
तो आप कहोगे कि सर 2 देना है, तो मैंने अभी निकाला है कि भाई 1 ml जो RL है, ये पूरी जो RL है ना 500 ml, इसके हर एक ml के अंदर, इस हर एक ml के अंदर कितना है दोस्तों, तो हर एक ml के अंदर 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक है, 1 ml के अंदर कितना है, 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट। तो अगर आपको 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट देना है तो सिंपल से 1 ml में 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट है, तो आपको हर 1 मिनट में आपको कितना देना पड़ेगा, 1 ml देना पड़ेगा पर मिनट। कितना देना पड़ेगा दोस्तों, 1 ml आपको पर मिनट देना पड़ेगा। कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल सी बात है भाई, हर ml के अंदर जब RL में 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट है तो कितनी RL दोगे आप, तो हर 1 मिनट के अंदर आप कितनी RL दोगे, 1 ml RL दोगे। ठीक है, अगर आपको 4 देनी है तो कितनी दोगे, 2 ml RL दोगे पर मिनट। और अगर आपको 8 देनी है तो कितनी दोगे, तो 4 दोगे, 4। और अगर आपको 16 देनी है तो 8 ml दोगे, क्योंकि 1 ml दोगे तो 2 हो जाएगी, 2 ml दोगे तो 4 हो जाएगी, 4 ml दोगे तो 8 हो जाएगी, और 8 ml दोगे तो 16 इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगी पर मिनट। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन यहां पर ये इससे भी आगे बन सकता है। इससे आगे क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि कितनी ड्रॉप दोगे, क्योंकि आप ml में कैसे दोगे RL को, मैं कहूंगा ml में दो, तो आप ml को इन्फ्यूजन पंप से दे सकते हो। चलो ठीक है, मान लिया बच्चों, आप इन्फ्यूजन पंप से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इन्फ्यूजन पंप के थ्रू आप ml में भी चला सकते हो, 1 ml पर मिनट भी दे सकते हो। बट आपको दोस्तों, ठीक है, फिर उसमें आपको 50 ml में RL लेना पड़ेगा, उस प्रकार से डालना पड़ेगा, वो थोड़ा टफ हो जाएगा कि आप 50 ml की सीरीज लोगे, क्योंकि आप 500 ml तो डायरेक्ट ले नहीं सकते आप। लेकिन आपको दोस्तों ड्रिप के अंदर डालना है 500 ml में, तो आपको मैं कहूँगी 1 ml दो भाई 1 मिनट। तो ऐसे तो है नहीं कि आप 1 ml सेट कर दोगे, तो आपको क्या सेट करनी पड़ेगी, ड्रॉप सेट करनी पड़ेगी। क्या सेट करनी पड़ेगी, ड्रॉप सेट करनी पड़ेगी। और ड्रॉप कैसे सेट करोगे आप, तो ड्रॉप सेट करना तो बहुत सिंपल है दोस्तों। ड्रॉप सेट करने के लिए आप कई बार आप जो फॉर्मूला है उसको रखते हो ना, जो ड्रिप फैक्टर, उसका मीनिंग क्या होता है वो समझाता हूं मैं आज आपको। ड्रिप फैक्टर जो होता है वो दोस्तों 15 से 20 के बीच में होता है। आपको सर 15 ही होता है, हमने सब पढ़ा है। हम एमसीक्यू जो करते हैं उसमें 15 है। आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हो, वहां पर जाकर देखोगे तो आपको 20 भी मिल जाएगा, उस पर लिखा हुआ रहेगा। जो आईवी जो सेट आते हैं ना, उन आईवी सेट पे लिखा होता है ड्रिप फैक्टर, वो 20 भी मिल जाएगा आपको। इसलिए मैंने बोला 15 से 20, लेकिन फिर भी हम 15 यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, 15 ही यूज करते हैं। तो दोस्तों उसका मीनिंग ये होता है कि 15 ड्रिप फैक्टर का मीनिंग क्या होता है दोस्तों। कोई आप पूछेगा सर 15 ड्रिप फैक्टर का मतलब क्या होता है, तो मैं ये कहूंगा कि 15 ड्रिप फैक्टर का मीनिंग ये होता है कि 15 जो ड्रॉप्स जो है ना वो 1 ml बनाती हैं। 15 ड्रिप फैक्टर का मतलब क्या होता है कि 15 जो ड्रॉप्स हैं वो 1 ml बनाती हैं। और माइक्रो ड्रिप्स में 60 होता है, तो उसकी 60 जो छोटी छोटी ड्रॉप्स है ना वो कितना ml बनाएंगे दोस्तों, 1 ml बनाएंगे। अब आपको सिंपल सा देखो, आपको कोई मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़ना, मैंने सीधा बताया दोस्तों कि 15 ड्रॉप कितनी बनाती हैं, 1 ml बनाती हैं। तो आप एक बात बताओ, कितनी ड्रॉप चलाओगे पर मिनट। सिंपल सी बात है, जब भाई मैंने आपको सीधा यहां पर बता दिया कि भाई 1 ml में 15 ड्रॉप से 1 ml बनती है। ठीक है, तो 2 ml में कितनी ड्रॉप बनेगी, तो आप कहोगे सर 30 ड्रॉप्स बनेगी, 30 ड्रॉप्स पर मिनट। और 4 ml में कितनी बनेगी, तो आप कहोगे सर 4 ml के अंदर कितनी कर दोगे, तो 15 30 45 15 चौक 60 बन जाएंगी, तो 60 ड्रॉप्स पर मिनट बन जाएंगी। और 8 ml में कितनी बन जाएंगी, तो 15 × 120, तो 120 ड्रॉप्स पर मिनट। अगर वैसे नहीं निकले तो डबल करते जाओ, यहाँ पे भी तो डबल ही कर रहे हो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 15 से 30, 30 से 60, 60 से 120। ठीक है, तो आप ऐसे दे सकते हो। अगर आप दोस्तों इसकी डोज है ना अलग तरीके से भी अगर बनाना चाहो ना, तो वो भी बना सकते हो। जैसे आप मान लो यहाँ पर कितनी दे दो, आप कहोगे सर मैं ना पूरा ही 5 ही लूंगा। कितना लूंगा, 5 इंटरनेशनल यूनिट लूंगा मैं तो पूरा। तो फिर उसको 500 में 5000 में भाग देंगे पूरा। अगर आप एमप्यू लोगे तो फिर 5000 में 500 का भाग दोगे, तो 500 एकम 500 और कितना हो गया, 10 हो गया ना, 500 देंगे। तो वहां पर हर यूनिट में कितनी हो जाएगा दोस्तों, 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगा हर ml के अंदर। हर ml में वहां पर 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगा। फिर उस हिसाब से आपको ये निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हर ml में कितना हो जाएगा, 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगा। तो फिर उस हिसाब से आपको ड्रॉप निकालनी पड़ेगी। तो 5 गुना कम ड्रॉप आएंगे, सीधी सी बात ये कर लो, क्योंकि उसमें वहां पर आप 0.2 ml जो है वो 1 ml का 5 गुना कम है, तो 5 गुना कम कर दो, आ जाएगा। 15 जो ड्रॉप है उसमें 5 का भाग दे दो, 3 ड्रॉप्स हो जाएंगी। 30 जो ड्रॉप है उसमें 5 दे दो, 6 ड्रॉप हो जाएंगी। ठीक है, तो 3 6 12 और 3 6 12 दूनी 24, ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। तो 5 गुना कम हो जाएंगी। समझ तो रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार आप मैथमेटिक्स करके निकाल सकते हो आप इसको। ठीक है, वैसे इतना याद रख लो, ये बहुत है आपका।
तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों, 2 से फिर 4 से फिर 4 से 8 दे देंगे, 8 से 16 दे देंगे। लेकिन ज्यादातर जो पीपीएच है इनमें प्रिवेंट करने के लिए हम आईएम भी दे सकते हैं, डायरेक्टली क्या कर देते हैं, आईएम दे देते हैं। ठीक है, 5 यूनिट दे दिया, 10 यूनिट दे दिया, डायरेक्टली आईएम दे देते हैं हम। चलो अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स की, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो एक जो इसका साइड इफेक्ट है दोस्तों वो है हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस। क्या तो ये लिखा हुआ आएगा? अगर ये नहीं लिखा हुआ आया तो ये आएगा ओवर एक्टिविटी ऑफ द यूट्रस, ओवर एक्टिविटी ऑफ द यूट्रस। अगर ये भी नहीं लिखा हुआ आया तो लिखा हुआ आएगा यूटेराइन टिटेनी। क्या लिखा हुआ आएगा? यूटेराइन टिटेनी। तो दोस्तों ये यूटेराइन क्या कोज करवा रहा है? कॉन्ट्रैक्शंस कोज करवा रहा है। अब जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहे हैं दोस्तों उनके बीच में आता है रिलैक्सेशन। तो दोस्तों क्या हो, हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस का मतलब क्या है कि एक तो 10 मिनट के टाइम पीरियड में 5 से ज्यादा भी कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाए, उनका जो ड्यूरेशन है वो भी ज्यादा, जब हम जानते हैं कि नॉर्मल जो ड्यूरेशन होता है वो 45 सेकंड तक रहता है कॉन्ट्रैक्शन, वो रह रहा है मान लो 1-1 मिनट तक और रिलैक्सेशन नहीं आ रहा, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द यूट्रस के नाम से जानते हैं, या ओवर एक्टिविटी ऑफ द यूट्रस, या फिर यूटेराइन टिटेनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर बिल्कुल ही जो कॉन्ट्रैक्शन वो आते रहे ना दोस्तों तो जो प्लासेंटल इनसफिशियंसी है ना वो हो जाती है, फीटो प्लासेंटल इनसफिशियंसी हो जाती है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसका क्या है हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस। ज्यादा नहीं समझ में तो सिर्फ इतना याद रखो कि कॉन्ट्रैक्शंस आते रहते हैं, ठीक है, और उसमें क्या नहीं आता, रिलैक्सेशन नहीं आता, तो उसे हम किस नाम जानते हैं? हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस या ओवर एक्टिविटी ऑफ द यूट्रस या यूटेराइन टिटेनी के नाम से जानते हैं। ये इसका एक क्या हो गया दोस्तों? साइड इफेक्ट हो गया है। इसके अलावा क्या हो सकता है? अब ज्यादा आएंगे तो यूट्रस क्या हो सकता है दोस्तों? रैप्चर भी हो सकता है, तो यूटेराइन रैप्चर, यूट्रस रैप्चर भी हो सकता है इसके कारण, इतने कॉन्ट्रैक्शन के कारण यूट्रस क्या हो सकता है दोस्तों? रैप्चर भी हो सकता है। अब क्वेश्चन जो आया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम हाई डोज में देते हैं, किसमें देते हैं दोस्तों? हाई डोज में अगर हम देते हैं, ठीक है, लगभग 30 के इंटरनेशनल यूनिट के करीब अगर हम दे देते हैं, 30 इंटरनेशनल यूनिट अगर हम क्या देते हैं दोस्तों? ऑक्सीटोसिन दे देते हैं, तो जो हाई डोज जो है दोस्तों उसके कारण जो है ना वो क्या होता है? उसके कारण होता है वाटर इंटॉक्सिकेशन। क्या होता है? वाटर इंटॉक्सिकेशन। क्या होता है? वाटर इंटॉक्सिकेशन। तो ये क्वेश्चन आया कि ऑक्सीटोसिन का क्या साइड इफेक्ट होता है? तो एक साइड इफेक्ट ऑक्सीटोसिन क्या होता है दोस्तों? वाटर इंटॉक्सिकेशन होता है। अब वाटर इंटॉक्सिकेशन क्या है उसको समझा देता हूं। एक्चुअली में आपको पता होगा दोस्तों, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन होता है और एक क्या होता है? वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन जो होता है या एंटी डाययूरेटिक जो हार्मोन होता है वो डाययूरेसिस को रोकता है। हाई डोज में ऑक्सीटोसिन की भी ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, हाई डोज में ऑक्सीटोसिन की भी ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है। उसमें क्या होगा? हाई डोज के कारण ये वाटर का रिटेंशन करने लग जाएगा और यूरिन पास नहीं होगा। तो वाटर बॉडी के अंदर जब ज्यादा रिटेन होगा तो क्या होगा दोस्तों? वाटर के ज्यादा रिटेन होने से जो साइड इफेक्ट बॉडी के अंदर आते हैं उसे हम किस नाम जानते हैं? वाटर इंटॉक्सिकेशन के नाम से जानते हैं। क्या होगा भाई? वाटर डाइल्यूशन कर देगा हर चीज को, आपका हेमेटोक्रिट लेवल गिर जाएगा, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्री में हो जाएगा, सारे जो आयन सोल्ट हैं वो सब क्या हो जाएंगे दोस्तों? उनकी अमाउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि डाइल्यूशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो उसे हम किस नाम जानते हैं? वाटर इंटॉक्सिकेशन के नाम से जानते हैं। अगर ये ऐसे नहीं लिखाया तो कैसे लिखाएगा? एंटी डाइयूरेसिस। डायरेक्टली एंटी डाइयूरेसिस इफेक्ट दिखाने लग जाएगा जब आप इसको 30 से ज्यादा देने लग जाओगे। 40 से 50 इंटरनेशनल यूनिट अगर आपने दे दिया दोस्तों तो फिर ये डायरेक्टली कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? एंटी डाइयूरेसिस। सेम वही है, ये थोड़ा स्लो करके दिखाएगा, वाटर इंटॉक्सिकेशन धीरे 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 होगा, ये थोड़ा सा क्या होगा दोस्तों? फास्ट होगा। तो इसे हम किस नाम जानेंगे? एंटी डाइयूरेसिस के नाम से जानेंगे। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। अब कि अगर आपने ऑक्सीटोसिन को बोलस दे दिया, अगर आपने ऑक्सीटोसिन को क्या दे दिया? बोलस दे दिया, तो बोलस देने के कारण ऑक्सीटोसिन कौन सा साइड इफेक्ट करता है? बोलस देने के कारण जो ऑक्सीटोसिन है वो कौन सा साइड इफेक्ट करता है? तो बताओ कौन सा साइड इफेक्ट करता है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों हाइपोटेंशन। क्या आएगा? हाइपोटेंशन। ध्यान रख लेना, याद कर लेना, इसको भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, बस फिर खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ज्यादा याद नहीं रखना, ध्यान रखना कि कैल्शियम को इन्फ्लक्स करता है सेल के अंदर, कैल्शियम अंदर आता है और उसके कारण प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या होता है दोस्तों? रिलीज होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जब रिलीज होता है तो उसके कारण क्या आते हैं? कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। बस सिंपल सी लाइन में हो सकता है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाए और उसमें ऑप्शन में दे दे भाई इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम दे दे, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं हो। इसलिए एक टीचर का यही काम है कि बहुत बड़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है
उसको काट छाट के एक छोटा सा बना देना आपके लिए बस, ताकि क्वेश्चन भी आए तो भी गलत न हो। इसके बाद लास्ट है दोस्तों कि इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं, कब कब हमें ये नहीं देना चाहिए। तो एक तो दोस्तों पहले से यूट्रस क्या है, हाइपर स्टिमुलेटेड है, और अगर आपने उस टाइम दे दिया तो रैप्चर कर देगा यूट्रस को, या यूटेरोप्लासेंटल जो एफिशिएंसी फिटोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी है वो खोज कर देगा। तो हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस हो, हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस हो नहीं देंगे, क्योंकि और ज्यादा खोज करवाएगा ये। दूसरा दोस्तों, अगर वेजाइनल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, अगर आपको कोई भी ऐसा केस लग रहा है जिसमें वेजाइनल डिलीवरी है वो पॉसिबल ही नहीं है, तो आप ऑक्सीटोसिन क्यों दोगे भाई, क्या काम है फिर ऑक्सीटोसिन देने का। उसके कारण तो फिर इनसफिशियंसी होगी, क्यों, क्योंकि बेबी बाहर भी नहीं आ पाएगा, और उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे दोस्तों, अराइज होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए लिख लो, जैसे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है कि हेड बड़ा हो और पेल्विक की साइज क्या हो, छोटी हो। सिर्फ पेल्विक की साइज छोटी है तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहलाएगा, लेकिन बच्चे का हेड भी बड़ा है और पेल्विस छोटी है तो सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन कहलाएगा, सीपीडी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सीपीडी, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन कहलाता है। जैसे प्लासेंटा प्रीविया हो गया, एब्रेप्टियो प्लासेंटा हो गया। तो कोई भी ऐसा केस हो दोस्तों जिसके अंदर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है तो नहीं देंगे हम, ठीक है। इसके अलावा जैसे कार्डियक एंड रीनल डिजीज में नहीं देते हैं, कार्डियक एंड, क्योंकि ये वाटर इंटॉक्सिकेशन करवा रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है। क्या करवा रहा है, वाटर इंटॉक्सिकेशन करवा रहा है, तो उस केस के अंदर भी हम नहीं देते हैं, क्योंकि रीनल डिजीज पहले से है और फिर वाटर इंटॉक्सिकेशन और ज्यादा हो जाएगा, किडनी वैसे ही काम नहीं कर रही है, तो फ्लूइड क्या हो जाएगा दोस्तों, रिटेंशन हो जाएगा, और ऐसा ही हार्ट में भी होगा। इसलिए कार्डियक और रीनल डिजीज वाले पेशेंट को भी हम ये नहीं देते हैं। चलो अब हम क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं बेचारे के ऊपर। वो भी सोच रहा होगा कि मुझे तो छोड़ के कहाँ चले गए आप लोग, बहुत सारा पढ़ा दिया दोस्तों मैंने आपको, है ना। इतना एमसीक्यू क्लास में मुझे नहीं लगता कि कोई बताता होगा इतने। मैं कोशिश करता हूँ कि आप अगर मुझे टाइम दो ना, कुछ बच्चों को लगता है भाई मौसमी की किताब खोल, उसको बता दिया, क्या बताया, कुछ नहीं, मैं खुद ही पढ़ लूंगा। लेकिन सिर्फ मौसमी नहीं बता रहा मैं आपको उससे रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करवा रहा हूँ। आपको मैं डेली कोशिश करता हूँ, कभी आरएच इनकम्पिटेबिलिटी उसको उठा लिया तो मैं उसको पूरा का पूरा बताता हूँ आपको, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड उठा लिया, एमनियोटिक फ्लूइड को बताने लग जाऊंगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपका टाइम खराब नहीं हो, कि सिर्फ आप मौसमी पढ़ो, 10 क्वेश्चन पढ़ो इसे 1 घंटे में। अगर आप खुद घर पे पढ़ोगे ना, अगर कोई नया बच्चा है मौसमी को उठा लेना, अगर आपको 1 घंटे में 10 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए तो मुझे बता देना, लेकिन मैं आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरी चीजें करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, साथ में टॉपिक्स भी क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। और दूसरा, याद भी हो जाता है, ऐसे आपको याद भी हो जाता है, खुद पढ़ोगे तो याद भी नहीं होगा आपको, ठीक है। फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड ए नर्स मॉनिटर ए क्लाइंट व्हेन एन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इज यूज्ड। अब आपको मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सीधा बताऊंगा, यूटेराइन टिटेनी होता है इसके कारण। क्या होता है दोस्तों, यूटेराइन टिटेनी। इंटेंस पेन होता है, ऐसा पेन से इसको रिलेटेड नहीं है, हाइपोग्लाइसेमिया से रिलेटेड नहीं है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, ऐसा कोई साइड इफेक्ट हमने नहीं पढ़ा। सीधा से इसका जो साइड इफेक्ट पढ़ा है हमने वो क्या है दोस्तों, यूटेराइन टिटेनी है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो लिख लो, लिखो ऑक्सीटोसिन के साइड इफेक्ट, ऐसे लिख लो, ऑक्सीटोसिन के साइड इफेक्ट्स, इसमें लिख लो यूटेराइन टिटेनी। आंसर डाल के लिख लेना कि आंसर ये यूटेराइन टिटेनी, और बाकी की भी लिख लेना, पीछे से देख के लिख लेना जितने भी बाकी के मैंने आपको लिखाए हैं। हाइपोटेंशन लिखा है, वाटर इंटॉक्सिकेशन लिखा है, यूटेराइन रैप्चर लिखा है, हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द यूट्रस जो भी है वो यूटेराइन टिटेनी में ही डाला है, तो वो सारे देख लेना आप, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज वैसे सही है, कुछ क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल है, मतलब उन्हें कुछ बताना नहीं है, और कुछ क्वेश्चन जो अच्छे से बताना है। द सर्विक्स ऑफ ए क्लाइंट इन लेबर इज फुली डायलेटेड, फुली डायलेशन हो गया है और इफासमेंट भी हो गया है, एंड द हेड ऑफ द फीटस इज एट +2 स्टेशन। +2 स्टेशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, बार बार बता रहा हूँ कि स्टिल जो स्पाइन है उस दोस्तों उससे +2 का मतलब हो गया ये +1 ये +2, मतलब कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर नीचे, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर नीचे, तो 2 सेंटीमीटर नीचे होगा किससे, स्टिल स्पाइन से, ठीक है। डायलेटेड है, इफासमेंट है, इफासमेंट दोबारा से बता रहा हूँ, टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स, सर्विस ऊपर की तरफ चला जाता है, सर्विस के जो फाइबर्स होते हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट के फाइबर से मिल जाते हैं, और सर्विस बिल्कुल क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, और एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विस इज द लास्ट पार्ट दैट इज टू बी फास्ट, और इफासमेंट के कारण क्या होता है, सो होता है। सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। डायलेशन जो होता है 0 to 10 सेंटीमीटर होता है, प्राइमरी ग्रेविडा में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर होता है, मल्टीपैरा के अंदर 1.5 सेंटीमीटर पर आवर होता है, ठीक है। प्राइमरी ग्रेविडा में 1.2 सेंटीमीटर पर आवर होता है, मल्टीपैरा में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर होता है, और मिनिमम जो डायलेशन है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में वो 1 सेंटीमीटर पर आवर होना ही होना चाहिए। तीनों क्वेश्चन याद रखना डायलेशन से रिलेटेड।
टोटल जो डायलेशन होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है और जिसकी स्टेजेस हैं वो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दी है। व्हाट शुड द नर्स इनकरेज द क्लाइंट टू डू ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, मतलब कि +2 स्टेशन के ऊपर जब हो तो क्या एडवाइस करनी चाहिए, ठीक है, क्या एडवाइस करनी चाहिए। तो दोस्तों इस दौरान जो है ना, इसमें दे रखा है कि भाई आपको क्या करना चाहिए, रिलैक्स बाय क्लोजिंग हर आईज। तो दोस्तों एक्चुअली में पेन का जो लेवल है ना वो काफी ज्यादा होता है, पेन का जो लेवल होता है वो क्या होता है दोस्तों, काफी ज्यादा होता है। तो इस दौरान हम क्या नहीं कर सकते दोस्तों, पेन का लेवल इतना ज्यादा होने के कारण रिलैक्स करना क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है कि मदर को हम कहेंगे आप रिलैक्स कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने नहीं बताया, एक क्वेश्चन मैंने बताया, लेकिन हम पहले मदर को क्या करते हैं दोस्तों, उसके लिए एडवाइस करेंगे, पहले मदर को सपोर्ट करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, एडवाइस करना चाहिए। तो डायरेक्टली रिलैक्सिंग के लिए कहना वो नहीं हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि भाई पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग में ऐसा किया जाता भी है, पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग उसमें ऐसा किया भी जाता है, लेकिन उसके कारण उसको बताने से पहले मदर को दोस्तों हमें अपनी साइड लेना होगा, उसको समझाना होगा, हमें वो सुनेगी हमारी बात, तब जाके हम ये बता पाएंगे, तब वो कोशिश कर सकती है ऐसा करने की। लेकिन रिलैक्स करना इस दौरान क्या है दोस्तों, पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं आएगा। इसके बाद दोस्तों ब्लो टू स्लो द बर्थ प्रोसेस, ये कब होगी बताओ, ब्लोइंग या पेंटिंग लिखा है दोस्तों, कब होगा बताओ। मैंने आपको बताया था कि ब्लो आए या फिर पेंटिंग आए, तो ये कब होगा, पेंटिंग, PAN आएगा ये, पेंटिंग। ब्लो या पेंटिंग कब होगा, जब +4 स्टेशन हो या +3 स्टेशन हो, +3 या +4 स्टेशन हो, या क्राउनिंग हो, या क्या हो दोस्तों, क्राउनिंग हो, तब हम क्या करते हैं दोस्तों, ब्लो करते हैं, ताकि क्या हो कि जो कंट्रोल्ड एक्सपल्सन ऑफ द फीटल हेड हो, क्योंकि क्राउनिंग के बाद फीटल हेड बाहर निकलेगा, तो हम ये चाहते हैं कि वो क्या हो दोस्तों, धीरे धीरे बाहर निकले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लोइंग करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ठीक है। अब ये मत कह देना कि वो वाली पेंटिंग नहीं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद पेंट टू प्रिवेंट सर्वाइकल एडिमा, तो वही बात हो गई यहाँ पे पेंटिंग करना, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। पेंटिंग हम यहाँ पर नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टेशन हमें +2 दे रखा है, अगर ये स्टेशन +3 भी दिया हुआ होता तो हम ये कर सकते थे, अब ये नहीं कर सकते हैं। अब लास्ट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, वो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि उस दौरान हम क्या करेंगे, उसको आप कहेंगे कि आप पुश करो बस, क्योंकि उसको पुश करना स्टार्ट करना है, पूरा डायलेशन हो चुका है, इसका मतलब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। अब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जब स्टार्ट हो गई है तो पूरी जो पुशिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मदर को कहेंगे आप पुश करो और आप सांस लेते रहो। ग्लोटिस ओपन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एयरवे को आपको क्या रखना है, ओपन रखना है, एयरवे को क्या रखना है, ओपन रखना है, बीच में रेस्ट्रिक्शंस नहीं लाने, रोकने नहीं है, पोज नहीं करना है ब्रीथिंग को। यहाँ पे ब्रीथिंग को क्या नहीं करेंगे, पोज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जस्ट पहले ट्रांजिशनल फेज के अंदर जब उसने पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग किया होगा तो हो सकता है कि उस दौरान उसने क्या किया होगा दोस्तों, उसमें पोज किया होगा। मैंने आपको बताया था पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग में पहले डीप ब्रीथ करते हैं, फिर पोज लेते हैं, फिर उसके बाद में वापस एक्सेल करते हैं। तो यहाँ पर उसको कहना है कि अब आप क्या करो, बिल्कुल पुश करो और अपने एयरवे को क्या रखो दोस्तों, ओपन रखो। तो चलो लिखो, लिखो इसमें, देखो सिंपल ऐसे लिखो आप, ठीक है, पूरी लैंग्वेज में लिखो। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्राउनिंग से पहले, ठीक है, क्राउनिंग के बाद नहीं दोस्तों, क्राउनिंग से पहले, क्राउनिंग से पहले, तो ब्रैकेट में ये लिख लेना +1 एंड +2 स्टेशन पर मदर को पुश विद हर, मदर को पुश विद हर ग्लोटिस मतलब एयरवे ओपन ब्रीथिंग पैटर्न अपनाना चाहिए, ब्रीथिंग पैटर्न अपनाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया ये, है ना। क्वेश्चन है दोस्तों कि ए लेबरिंग क्लाइंट है, मतलब लेबर के अंदर जो क्लाइंट है वो लेबरिंग क्लाइंट कहलाएगा। ए लेबरिंग क्लाइंट इज टू हैव ए पुडेंटल ब्लॉक। तो इस टॉपिक में हम पुडेंटल ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। विच शुड ए नर्स टीच द क्लाइंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ द पुडेंटल ब्लॉक। इफेक्ट पूछ रहा है, ध्यान रखना, साइड इफेक्ट नहीं कर रहा है, बच्चे कंफ्यूज मत होना, साइड इफेक्ट नहीं कर रहा है, इफेक्ट पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो इफेक्ट होगा किसका, पुडेंटल ब्लॉक का। चलो पुडेंटल ब्लॉक को ही पढ़ते हैं पहले, तो बाद में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है कि दोस्तों पुडेंटल जो ब्लॉक है वो कौन सी स्टेज ऑफ लेबर में किया जाता है। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर क्यों, क्योंकि पुडेंटल ब्लॉक जो है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में होने वाले
पेरिनियल जो स्ट्रेचिंग के कारण जो पेन हो रहा है, पेरिनियल स्ट्रेचिंग के कारण, STRETCH, पेरिनियल स्ट्रेचिंग के कारण जो पेन हो रहा है दोस्तों, इसको क्या करता है, रिलीव करवाता है। तो इसलिए ही ये जो पेन है वो कौन सी नर्व के द्वारा हो रहा है, मेनली पुडेंडल नर्व के द्वारा हो रहा है। तो जिस नर्व जो नर्व पेन कोज कर रही है हम उसे क्या कर देंगे दोस्तों, ब्लॉक कर देंगे। तो इसके लिए एक हम मेडिसिन यूज करेंगे, एक एनेस्थेटिक एजेंट यूज करेंगे, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लिग्नोकेन के नाम से जानते हैं। और लिग्नोकेन 1% हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। लिग्नोकेन 1% यूज करते हैं। मैक्सिमम डोज क्या दे सकते हैं दोस्तों इसके हम 10 ml, या फिर 10 ml नहीं लिखा हो तो 100 mg ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ इच साइड लिखो, ऑन इच साइड, मतलब दो साइड होंगी पुडेंडल जो नर्व है, अभी मैं बताऊंगा दो साइड कैसी होंगी। तो दोनों साइड में, एक साइड में 10 ml, दूसरी साइड में 10 ml, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। मैक्सिमम बता रहा हूं ये मैं डोज, यूजुअली 5 ml तक दे सकते हैं, 5 ml इधर 5 ml इधर, दोनों साइड में। लेकिन मैक्सिमम अगर आपसे पूछे तो आप 10 ml तक दे सकते हो हर साइड में, हर साइड 10 ml दे सकते हो मैक्सिमम डोज। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको लोकेट कैसे करना है दोस्तों। आप लोकेट कैसे करोगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे दोस्तों, नर्व को लोकेट नहीं किया जा सकता है कभी भी। डायरेक्टली नर्व को लोकेट करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। हम इस्चियल स्पाइन को लोकेट करेंगे। इसको लोकेट करेंगे, इस्चियल जो स्पाइन है उसको लोकेट करेंगे, क्योंकि उसके पास से ही गुजरती है ये। अगर ऑप्शन में ये नहीं आए तो फिर आप लिखना सैक्रोइलियक जो लिगामेंट है, सैक्रोइलियक जो लिगामेंट है दोस्तों, उसको क्या करेंगे हम लोकेट करेंगे, क्योंकि उसके पास से ही क्या गुजरती है दोस्तों, ये पुडेंडल नर्व गुजरती है। फिर हम वहां पर क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे क्या, लिग्नोकेन, जाइलोकेन जो है इंजेक्शन डायरेक्टली वहां पर क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। चलो कंफ्यूज मत हो, अभी दिखा देता हूं आपको मैं। ये देखो, ये वाली इमेज देखो, दैट इज बेटर। ठीक है, इसके अंदर क्या कर रहा है दोस्तों, ये पहले इसने फिंगर, अपने फिंगर्स का यूज किया। एक बार लाइट बंद करके देखता हूं अगर दिखे तो थोड़ा। इसने अपने फिंगर्स का यूज किया, और फिंगर्स का यूज करके दोस्तों जो ये जो नर्व है इसकी लोकेशन को असेस किया कि भाई ये नर्व जो है वो कहाँ है। तो उसके लिए इस्चियल स्पाइन को लोकेट किया, और फिर इस इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली वहां पर क्या कर दिया दोस्तों, इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, और इमेज दिखाता हूं। जैसे ये इमेज है, इसमें दिखा रखा है इसने कि भाई यहाँ पर इस जगह पे इस्चियल स्पाइन है, ये इस्चियल स्पाइन है, और इसके पास से क्या गुजर रही है, ये इसके जस्ट बैक साइड से, इसके पास से क्या गुजर रही है दोस्तों, पुडेंडल नर्व गुजर रही है। ठीक है, और इसके पास ये लिगामेंट भी होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये वो सेम ही इमेज है, तो इसमें कोई अंतर है नहीं। तो आपसे कोई पूछे कि भाई आप कैसे लोकेट करोगे, तो आप कहोगे सर मैं नर्व को बाद में लोकेट करूंगा, पहले मैं इस्चियल स्पाइन या फिर सैक्रोइलियक जो लिगामेंट है उसको क्या करूंगा, लोकेट करूंगा। ठीक है, उसको क्या करूंगा, मैं लोकेट करूंगा। तो चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, साइड इफेक्ट पे। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो जहां पर मान लो लगाया है वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है, तो हीमेटोमा हो सकता है। ज्यादा ऐसे साइड इफेक्ट हैं ही नहीं इसके मुझे ना, हीमेटोमा हो सकता है, या फिर जैसे इन्फेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, इन्फेक्शन हो सकता है। बस छोड़ो, इतना ज्यादा डिटेल में मत जाओ, हो गया ये। अब आ जाओ इसके ऊपर कि भाई पुडेंडल जो नर्व है वो क्या कोज करवाएगा। पहली बात तो ये एक लोकल एनेस्थेसिस हो गया, मतलब जिस जगह पे, एक जगह पे हमने क्या किया दोस्तों, इसको लगाया है। ठीक है, मैं उस वे में बताना चाह रहा हूँ लोकल में, कि एक जगह पे काम कर रहा है ये, है ना। किस पे काम कर रहा है, पेरिनियम पे काम कर रहा है। ठीक है, किस पे काम कर रहा है, पेरिनियम। तो पूरा जो पेरिनियम जो रीजन है ना दोस्तों, पेरिनियम जो रीजन है उसको क्या कर देगा, वो ब्लॉक कर देगा। अब पेरिनियम रीजन को ब्लॉक कर दिया दोस्तों, तो उससे ब्लैडर का सेंसेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ब्लैडर को सेंसेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि इसमें लिखा हुआ है कि ब्लैडर का सेंसेशन लॉस्ट हो जाएगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि ब्लैडर पे कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, ब्लैडर से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। पुडेंडल नर्व इज रिलेटेड टू पेरिनियम, सिर्फ पेरिनियम से इसका रिलेशन है, ब्लैडर से नहीं है। सी में लूज द एबिलिटी टू पुश करने की एबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है बस कि पेरिनियम स्ट्रेचिंग के कारण होने वाला पेन जो है ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। लेकिन पुशिंग जो एबिलिटी है मदर की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉन्ट्रैक्शंस पे भी कोई फर्क नहीं डालता है, तो कॉन्ट्रैक्शन विल नो लॉन्गर बी फेल्ट, कि कॉन्ट्रैक्शन से वो और फेल्ट नहीं होंगे। तो ऐसा भी बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, फील होते हैं। थोड़ा सा पेन कम हो जाता है, डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, वो भी कौन से वाला, जो बेबी का जो हेड है ना, बेबी का हेड पेरिनियम के ऊपर जो स्ट्रेच करता है ना बाहर निकलने के लिए, तो वो वाला पेन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको एपिजियोटोमी जब आपने पढ़ी होगी तो उसको पढ़ा होगा कि इट इज आल्सो नोन एज पेरिनियोटोमी। ठीक है, क्योंकि पेरिनियम रीजन के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, पेरिनियम रीजन के अंदर हम कटर लगाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने पुडेंडल ब्लॉक दे दिया और पेरिनियम रीजन को अगर आप कट कर रहे हो, तो पेरिनियम रीजन को तो आपने क्या कर दिया दोस्तों, ब्लॉक कर दिया, मतलब उसके सेंसेशन खत्म कर दिए। तो जब आप एपिजियोटोमी पेरिनियम रीजन पे करोगे तो उसके कारण जो एपिजियोटोमी है दोस्तों, वो आपको क्या नहीं होगी, फील नहीं होगी।
ठीक है, उसका जो पेन है ना वो फील नहीं होगा, आपको उसका पेन जो है वो फील नहीं होगा। तो पुडेंडल नर्व का ये इफेक्ट है कि इसके करने से एपिजियोटोमी क्या नहीं होती है, फील नहीं होती है। तो लिखो पुडेंडल नर्व ब्लॉक के कारण, पुडेंडल नर्व ब्लॉक के कारण, पुडेंडल नर्व ब्लॉक के कारण एपिजियोटोमी का पेन फील नहीं होता, एपिजियोटोमी का पेन फील नहीं होता, एपिजियोटोमी का पेन फील नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल से ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, देखो आपको ऐसे ये एक इमेज दे देगा और उसको पूछेगा कि भाई ये जो इमेज है ना, ये जो इमेज है ये कौन से प्रोसीजर की है, तो उसमें वो दे देगा आपको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की है, पुडेंडल नर्व ब्लॉक की है, पैरासर्वाइकल ब्लॉक की है, ठीक है। तो ऐसे दे सकता है। पैरासर्वाइकल ब्लॉक फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में किया जाता है, ध्यान रखना। पुडेंडल नर्व ब्लॉक सेकंड स्टेज में किया जाता है, और एपिड्यूरल है तो वो सबके लिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए ही होगा वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, हमारा काफी नॉलेज देगा हमें ये। आफ्टर ए क्लाइंट गिव्स बर्थ, कि एक जो क्लाइंट है उसने जन्म दे दिया, व्हाट फिजियोलॉजिकल अकरेंस इंडिकेट्स टू द नर्स दैट द प्लासेंटा इज बिगिनिंग टू सेपरेट फ्रॉम द यूट्रस एंड इज रेडी टू बी एक्सपेल्ड। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये, भाई बच्चे का जन्म हो गया, मतलब सेकंड स्टेज ऑफ जो लेबर वो पूरी हो गई, बेबी की क्या हो गई, डिलीवरी हो गई। अब थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में ये पूछ रहा है कि आपको कैसे पता लगेगा, कि नर्स को कैसे पता लगेगा व्हाट फिजियोलॉजिकल अकरेंस, कि ऐसी कौन सी घटना होती है बॉडी की, फिजियोलॉजिकल अकरेंस मतलब बॉडी की कौन सी घटना होती है जो यह इंडिकेट करती है नर्स को कि जो प्लासेंटा है ना उसका सेपरेशन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है, और वो प्लासेंटा अब बाहर एक्सपेल्ड होने के लिए क्या है दोस्तों, रेडी है। तो ये आपको बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों सिंपल सा पूछेगा कि प्लासेंटा का सेपरेशन कौन सी स्टेज के अंदर होता है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों प्लासेंटा का स्टेज जो स्टार्ट है, जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर से होता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर वो स्टार्ट होती है डिलीवरी ऑफ द बेबी के जस्ट बाद, और जैसे डिलीवरी ऑफ द बेबी हुई थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही प्लासेंटा का सेपरेशन हो गया थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा कि प्लासेंटा सेपरेशन अकर्स फ्रॉम विच लेयर। दोस्तों जो प्रेग्नेंट जो एंडोमेट्रियम है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं, डेसिडुआ। मतलब एक ऐसी चीज जो मौसम के साथ ढह जाए, एक ऐसी चीज जो सीजन के साथ गिर जाए, इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। एक्चुअली में प्लासेंटा भी डेसिडुएट प्रॉपर्टी का ही होता है। डेसिडुएट का मतलब क्या होता है, एक सीजन है, प्रेगनेंसी का सीजन, जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म प्लासेंटा भी खत्म। ऐसे ही एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम तब तक है जब तक प्रेगनेंसी है, ठीक है। प्रेगनेंसी के बाद में फिर वापस से क्या कहलाएगी, एंडोमेट्रियम कहलाएगी, नहीं कि डेसिडुआ कहलाएगी, क्योंकि पूरी एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी दोस्तों, एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसकी 3 लेयर होती हैं। पहली वाली जो लेयर होती है उसे बोलते हैं सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर, क्योंकि इसमें जो सेल्स जो होती है ना वो बिल्कुल पास होती है। क्या होती है, बिल्कुल पास होती है। तो कॉम्पैक्ट का मतलब हो गया थोड़ा हार्ड होना। तो इस लेयर को हम किस नाम से जानते हैं, सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर के नाम से हम इसे जानते हैं, सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर बोलते हैं समझने के लिए। दूसरी जो लेयर है दोस्तों इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। सुपरफिशियल मतलब ऊपर है, तो सुपरफिशियल। बीच वाली जो लेयर होगी वो इंटरमीडिएट कहलाएगी। तो इंटरमीडिएट स्पॉन्जी लेयर, स्पॉन्जी भी लिखा हुआ सकता है या स्पॉन्जियोसम भी लिखा हुआ सकता है। क्या लिखा हुआ सकता है, स्पॉन्जियोसम, ठीक है। तो थर्ड जो लेयर दोस्तों वो आपकी बेसल लेयर, थिन बेसल लेयर बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं, थिन बेसल लेयर। तो इन तीनों लेयर में से प्लासेंटा कौन सी लेयर से सेपरेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, प्लासेंटा इज सेपरेटेड फ्रॉम स्पॉन्जियोसम लेयर, इंटरमीडिएट स्पॉन्जियोसम या स्पॉन्जियोसम भी डायरेक्ट लिखा हुआ आ सकता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इंटरमीडिएट स्पॉन्जियोसम। मैं वो डायरेक्ट लिखा भी सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी मेमोरी बने, थोड़ी सी याद हो जाए आपको कि सर ने ऐसे एक इमेज बताई थी। मैं चाहता तो एक लाइन लिखा देता ये, फिर मेरा मन नहीं मानता। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि साइन ऑफ प्लासेंटा सेपरेशन, पहला साइन कौन सा है। सबसे पहला जो साइन है जो आप पता लगा सकते हो कि भाई सबसे अच्छा साइन है, श्योर साइन की बात कर रही हूँ, सॉरी कर रहा हूँ, ओबीजी पढ़ाते पढ़ाते फीमेल हो जाते हैं। श्योर साइन की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो श्योर साइन का मतलब क्या कि आपको कैसे पता लगेगा कि जो प्लासेंटा है वो क्या हो गया है दोस्तों, प्लासेंटा जो है क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है। तो पहला जो साइन है, जो श्योर साइन मानोगे आपके यहाँ हो गया है, तो आप बताओ कि क्या भाई। आप अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको ये पता लगाना है कि प्लासेंटा सेपरेट हो गया, तो कैसे पता लगाओगे, आपको कब मानोगे कि हाँ मैं तो अब मानूंगा कि हाँ प्लासेंटा सेपरेट हो गया। तो आप कहोगे कि सर जब मैं प्लासेंटा को अपने हाथ से छू लूंगा ना तब मानूंगा प्लासेंटा सेपरेट हो गया। सीधी सी बात है भाई, आप प्लासेंटा को छू लो तो पता लग जाएगा प्लासेंटा सेपरेशन। तो अगर आप
फील द प्लासेंटा इन वेजाइनल इंट्रोइटस। अगर आपने वेजाइना के अंदर प्लासेंटा को फील कर लिया ना, तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा पहला साइन है जो श्योर साइन कहलाएगा। तो फील द प्लासेंटा इनटू वेजाइना, आपने वेजाइना के अंदर खुद फील कर लिया कि प्लासेंटा बाहर आ गया है, और तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? श्योर साइन होगा, पहला श्योर साइन। सेकंड श्योर साइन जो होगा वो कहलाता है दोस्तों लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड। क्या कहलाता है? लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती जाती है? लंबी होती जाती है। अब सर ये कौन सी बात है? कॉर्ड कहां से लंबी होगी? कॉर्ड की तो जितनी लेंथ होगी उतनी लेंथ होगी ना। वो सही बात है। देखो बेबी बाहर आया, बेबी के बाहर आने के बाद आप उस कॉर्ड को खींचोगे। मान लो अगर प्लासेंटा वहां पर क्या है? अटैच है। आप एक मानो कि मान लो आपके घर पे प्लग लगा हुआ है, और प्लग लगा हुआ है दोस्तों, उस दौरान आप खींचोगे तो तार को नहीं खींच पाओगे। लेकिन जैसे मान लो उस प्लग को आप धीरे धीरे वहां से हटाओगे, तब खींचोगे तो वो उसको आप अपने पास तक ले आओगे। ऐसे ही सेम प्लासेंटा का है कि अगर यूट्रस के अंदर प्लासेंटा पहले से अटैच्ड है तो ये कॉर्ड उतनी ही रहेगी, लेकिन जैसे ये सेपरेट होने लगेगा दोस्तों, ये कॉर्ड क्या होती जाएगी? आप उसको खींचते जाओगे, क्योंकि प्लासेंटा फिर नीचे आएगा तो और लंबी हो जाएगी कॉर्ड, फिर प्लासेंटा यहाँ आएगा, फिर कॉर्ड और लंबी हो जाएगी, फिर और नीचे आएगा, फिर और कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होती जा रही है? लंबी होती जा रही है, क्योंकि मतलब बाहर आती जा रही है। सिंपल वर्ड में बाहर आती जा रही है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं? लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड के नाम से जानते हैं। दूसरा श्योर साइन है ये कि भाई प्लासेंटा क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा जो ये सजेस्ट करते हैं कि भाई प्लासेंटा सेपरेट हो गया, तो जैसे दोस्तों ब्लड है ना एकदम से बाहर आएगा, तो गसिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्या आता है दोस्तों? एकदम से बाहर आता है, एक सुप्रा प्यूबिक बल्ज। सुप्राप्यूबिक बल्जिंग। अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो इसको छोड़ भी देना, चौथे वाले को कोई जरूरी नहीं है। तीन तो आपको याद करना पड़ेगा। गस ऑफ द ब्लड मतलब क्या? एकदम से प्लासेंटा सेपरेट होगा तो ब्लड आएगा, तो ब्लड एकदम से क्या निकलता है दोस्तों? बाहर निकलता है। तो ये भी क्या करता है? इंडिकेट करता है कि प्लासेंटा क्या हो गया? सेपरेट हो गया है। और नेक्स्ट जो है सुप्राप्यूबिक बल्ज है, ये भी इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा जो प्यूबिक जो रीजन है दोस्तों, उसमें आपको लिखे जैसे वो बाहर निकलता है प्लासेंटा, तो वो थोड़ा सा बाहर की ओर दिखाई देता है, ऐसे प्रोट्रूड होता हुआ कि कोई चीज बाहर आ रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? सुप्राप्यूबिक बल्जिंग बोलते हैं। तो ये आपके साइन ऑफ प्लासेंटा सेपरेशन हो गए। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लो। अभी तो बताऊंगा मैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कितनी होती है दोस्तों? तो नॉर्मल जो एवरेज जो होती है ना, नॉर्मल या एवरेज होती है वो कितनी होती है? 15 मिनट ही होती है। लेकिन फिर भी 30 मिनट तक क्या होती है दोस्तों? ये नॉर्मल होती है। और अगर 30 मिनट के बाद भी अगर जो प्लासेंटा है दोस्तों वो बाहर नहीं निकल पाया, तो फिर से हम किस नाम से जानेंगे? रिटेन्ड प्लासेंटा के नाम से जानेंगे। मैं कह रहा हूं कि 15 मिनट एवरेज होती है, 15 से 30 तक भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट से अगर ज्यादा हो गई ना दोस्तों, तो इसे हम किस नाम जानेंगे? रिटेन्ड प्लासेंटा के नाम से हम इसे जानेंगे। इसे हम किस नाम जानेंगे? रिटेन्ड प्लासेंटा के नाम से जानेंगे। चलो अब आ जाओ आपका टाइप्स पे आ जाते हैं। दो प्रकार से प्लासेंटा सेपरेट हो सकता है दोस्तों। एक जो टाइप है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल मेथड, दूसरा कहते हैं हम उसको मार्जिनल या पेरिफेरल। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल या पेरिफेरल के नाम से हम इसे जानते हैं। आपको सिंपल सा एग्जाम में क्वेश्चन में वो इमेज देगा, एक इमेज कोई सी भी दे देगा इनमें से, और मेरे को बताओ आप, अगर उसने ये इमेज दे दी और आपसे पूछा तो आप बताओ क्या आंसर दोगे कि कौन सा मेथड है। सिंपल सा पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा मेथड है, अगर ये इमेज दे दी तो। दोस्तों देखो कि प्लासेंटा ना दो प्रकार से सेपरेट हो सकता है। दो प्रकार से सेपरेशन होने का मतलब मान लो कि ये है प्लासेंटा, ये है यूट्रस। चलो एक अलग उस पर दिखाता हूं। ये यूट्रस है और ये क्या है दोस्तों? उस प्लासेंटा है जो इसके ऊपर अटैच्ड हो रहा है। ये प्लासेंटा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो दोस्तों हो सकता है कि ये यहाँ पर इस प्रकार से अटैच हो रहा है, मान लो इस लेयर पे क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है। तो हो सकता है कि पहले ये यहाँ से सेपरेट होना स्टार्ट करे। तो ये वाला रीजन कौन सा दोस्तों? सेंट्रल रीजन है। ये कौन सा रीजन है? सेंट्रल रीजन है। तो हो सकता है कि सेंटर से सेपरेट हो, या फिर हो सकता है दोस्तों कि पहले ये स्टार्ट होना कहां से स्टार्ट करे? यहां से स्टार्ट करे। तो ये वाला कौन सा रीजन होगा दोस्तों? पेरिफेरल या मार्जिनल। ये कौन सा होगा? पेरिफेरल या क्या कहलाएगा दोस्तों? मार्जिनल रीजन होगा। तो दो प्रकार से प्लासेंटा सेपरेट हो सकता है। क्या तो सेंटर से पहले होगा, फिर बाद में मार्जिन से होगा, या पहले मार्जिन से होगा, बाद में किससे होगा दोस्तों? सेंटर से होगा। अब इस इमेज में आप देखोगे, इस इमेज में आपको दिख रहा है कि ये जो प्लासेंटा है ना, देखो मैं आपको एक बार इस इमेज को दोबारा से पूरी बना के दिखाता हूँ। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा हो, लेकिन जब ये मैं बना दूंगा तब आपको ये अच्छे से दिखने लग जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ दोस्तों? ये प्लासेंटा यहाँ पे क्या था? अटैच था। अभी ये वाला अभी भी प्लासेंटा यहाँ पे क्या हुआ है? अटैच हुआ है, लेकिन कुछ पार्ट बाहर आ गया। तो मतलब सेंटर जो पार्ट है ना दोस्तों, इसको हम किस नाम से जानेंगे? सेंट्रल सेपरेशन के नाम से जानेंगे। कि सेंटर से तो ये हट गया, सेंटर से तो क्या हो गया? ये हट गया, लेकिन पेरिफेरी पे मतलब यहाँ पर ये अभी भी क्या है दोस्तों? अटैच्ड हो रखा है। सेंटर से तो ये क्या हो चुका? सेपरेट हो चुका है, लेकिन ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। देखो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, और पेरिफेरी पे ये प्लासेंटा है। ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये प्लासेंटा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है।
ठीक है। और ये जो प्लासेंटा दोस्तों ये सेंटर से तो हट चुका, लेकिन पेरिफेरल पे ये यहाँ पर ये अभी भी क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, सेंट्रल हो जाएगा, दिस वन इज सेंट्रल। ये कौन सा हो जाएगा, सेंट्रल हो जाएगा। और ये वाला कौन सा होगा दोस्तों, इसके अंदर देखो पूरा हट गया, ये पूरा क्या हो गया, हट गया। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पेरीफेरी हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, पेरीफेरी हो जाएगा। एक इमेज और दिखाता हूं आपको, तब आपको हो सकता है वो थोड़ा सा अच्छा समझ में आए। सेम ही है वैसे इमेज, लेकिन थोड़ी सी कलर इमेज है। ये कहाँ गई हमारी इमेज, कहाँ चली जाती है, चलो इधर रखना पड़ेगा इसको, शायद इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं। एक और आ गई इमेज अपने आप निकल के, ये लो, ये शायद थोड़ी सी दिख जाए आपको। भाई तू कहाँ है, बीच में तेरा क्या काम आ गया। ये लो, लाइट बंद कर देता हूँ एक बार, अब आ जाओ इस पे एक बार आप। ये देखो, ये अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा हो तो दोस्तों, तो ये सेंटर से यहां से हटके और पेरिफेरल पे अभी भी अटैच्ड है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि भाई सेंटर से अगर पहले हटी तो सेंट्रल होगा, और यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये पहले पेरिफेरी से हटी है, तो ये क्या कहलाएगा, मार्जिनल या पेरिफेरल मेथड कहलाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो अभी और पढ़ते हैं इसके बारे में, आप समझाते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। सिंपल सी लाइन में अगर आपको इतना समझ में नहीं है तो सिंपल से याद रखो, एक सेंट्रल में हटेगा और एक पहले, दूसरा मार्जिनल में पहले या पेरिफेरी में पहले हटेगा। इसका अदर नेम क्या है, तो इसको दोस्तों हम स्कूल्स मेथड या फिर इसे हम साइनी स्कूल्स मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनी स्कूल्स मेथड। क्यों कहते हैं साइनी, अभी बताऊंगा। मार्जिनल जो होता है दोस्तों, इसे हम मैथ्यू डंकन मेथड या सिर्फ डंकन मेथड, मैथ्यू डंकन मेथड या फिर डर्टी डंकन मेथड भी कहते हैं। इसे हम डर्टी डंकन मेथड। इस मार्जिनल के अंदर क्या होगा दोस्तों, जैसे ही प्लासेंटल सेपरेशन स्टार्ट होगा ना, ब्लीडिंग होने लग जाती है। ब्लीडिंग स्टार्ट विद प्लासेंटल सेपरेशन। लेकिन सेंट्रल के अंदर क्या होगा, आप खुद सोचो दोस्तों आप कि अगर सेंटर के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो ये ब्लीडिंग निकलेगी कहां से, बाहर। ये ब्लीडिंग बाहर नहीं निकल पाएगी। और यहां पर अगर जो ब्लड निकल रहा है दोस्तों, वो यहां पर क्या होने लग जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है। और इकट्ठा होकर वो ब्लड क्या बन जाता है दोस्तों, क्लोट बन जाता है वहां पे। क्यों, थोड़ा टाइम लगता है, उस दौरान वो क्या बन जाता है, क्लोट बन जाता है, जिसे हम रेट्रोप्लासेंटल क्लोट के नाम से जानते हैं। तो ये रेट्रोप्लासेंटल क्लोट क्यों बना, क्योंकि ब्लड यहाँ पर क्या हो गया था, जमा हो गया था, इसलिए ये रेट्रोप्लासेंटल क्लोट कहलाया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सेपरेशन जो हुआ था प्लासेंटा का, सेपरेशन जो प्लासेंटा का था वो कैसा था, सेंट्रल था। सेंट्रल होने के कारण जब ये सेंटर पे से सेपरेट हुआ, ये इस सेंटर पे से यहां से सेपरेट हुआ, तो ब्लड को बाहर आने का क्या नहीं मिली, जगह नहीं मिली। ब्लड को बाहर आने की जगह नहीं मिली। जबकि पेरीफेरी में क्या होगा दोस्तों, मान लो यहां से हटा तो हटते ही ब्लीडिंग शुरू, यहां से हटा ब्लड बाहर। लेकिन अगर सेंटर में हट रहा है तो ब्लड को जगह ही नहीं मिलेगी हटने की, बाहर निकलने की। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या याद रखना है आपको, ये याद रखना है आपको कि सेंट्रल मेथड के अंदर क्या होता है कि ब्लीडिंग जो है वो बाद में होती है, जबकि इसमें सेपरेशन के साथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसमें दोस्तों सेपरेट फ्रॉम, कि कहां से सेपरेट हो रहा है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, जब नाम ही है तो ये सेंटर से हो रहा है और ये मार्जिन से हो रहा है या फिर पेरिफेरल से हो रहा है, मार्जिन और पेरिफेरल से हो रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, रेट्रोप्लासेंटल क्लोट यहां बनता है, यहां नहीं बनता। यहां पर क्यों बनता है, क्योंकि ब्लड कलेक्ट होता है, यहाँ पे ब्लड कलेक्ट नहीं होता, साथ साथ निकलता रहता है। इसके बाद दोस्तों ब्लीडिंग की अमाउंट, इसमें ब्लीडिंग की अमाउंट लेस होती है क्योंकि क्लोट बन जाते हैं, और यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, ब्लीडिंग की अमाउंट मोर होती है, ज्यादा होती है। ब्लीडिंग की अमाउंट भी क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है। इसके बाद दोस्तों प्लास, अब इसको साइनी क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि साइनी कहते हैं। तो प्लासेंटा की दो साइड होती है, एक ऐसी साइड जहां पर एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, उसे हम फीटल साइड कहते हैं। क्यों कहते हैं फीटल साइड, ये देखो इमेज वैसे क्यों बनानी हमने बना रखी है, ये देखो यहां पर दोस्तों ये हमारा फीटस है ऐसे मान लो, और फीटस पे अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, अटैच है। इधर वाली जो लेयर होगी ना, यहां पर क्या होगी, पूरी एमनियोटिक मेम्ब्रेन रहेगी, और इस एमनियोटिक मेम्ब्रेन में, इस एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा रहता है दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये वाली जो साइड है ना, ये क्या होती है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन होने के कारण साइनी होती है। क्या होती है, साइनी होती है। जबकि पीछे वाली जो ये लेयर है दोस्तों, ये ब्लड में टिंग्ड है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड है, तो दूसरी एक साइड ये होगी प्लासेंटा की, दूसरी साइड ये हो गई। तो ये वाली जो साइड होती है ब्लड के कारण ऐसे कैसे दिखाई देती है, थोड़ी डर्टी दिखाई देती है। इसलिए क्या होता है कि अगर सेंटर से सेपरेशन हुआ तो ये वाली जो साइड है वो दिखाई देती है बाहर। कौन सी साइड निकलती है दोस्तों, ये वाली साइड बाहर निकलती है। तो इसके कारण सेंट्रल सेपरेशन को हम किस नाम से जानते हैं, साइनी मेथड या साइनी स्कूल्स मेथड के नाम से भी जानते हैं। जबकि
अगर मार्जिन या पेरिफेरल हुआ ना तो बाहर जब निकलेगा ना प्लासेंटा तो ये वाली साइड दिखेगी आपको। कौन सी वाली? डर्टी वाली साइड दिखेगी। इसलिए मार्जिनल मेथड को हम किस नाम से जानते हैं? डर्टी डंकन मेथड के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसमें लिख लो कि इसमें फीटल साइड पहले निकलेगी और इसमें मैटरनल। इसके बाद हु इज मोस्ट कॉमन? तो दिस इज मोस्ट कॉमन, दिस इज लेस कॉमन। लगभग 80% केस में ये पाया जाता है, ये लगभग 20% केस में ही पाया जाता है। ठीक है, ये याद रख लेना। चलो अब आ जाओ वापस क्वेश्चन पे भी आ जाओ, काफी हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि सर कितना बता दिया। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है दोस्तों कि सेपरेट हुआ तो उसका क्या साइन होगा, यही बताया था। तो आपको मैंने बहुत सारे साइन बता दिए, उनको याद करो। पहला क्या था कि वेजाइना से आप खुद देखोगे पालपेट करके कि भाई है या नहीं है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, कोड की क्या होगी? लेंथनिंग होगी। उसमें कोड की लेंथनिंग तो नहीं लिख रखी, लेकिन कमी जरूर रख रखी है कि रिट्रैक्शन ऑफ द अम्बिलिकल कोड इनटू द वेजाइना, मतलब वापस जा रही है अम्बिलिकल कोड, उसकी जो लेंथ है ना वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो दोस्तों ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। आप सीधा ये मत देख लेना कि अम्बिलिकल कोड दिख रहा है, इतनी रिट्रैक्शन का मुझे पता नहीं होता क्या है, तो आंसर यही आएगा, वो लेंथनिंग ही होगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डिसेंट ऑफ द यूट्रस इन द एब्डोमेन। जो यूट्रस है वो दोस्तों नीचे की तरफ क्या होगा? डिसेंट होगा। नहीं, डिसेंट नहीं होता है, यूट्रस थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ जाता है, क्योंकि जो प्लासेंटा के कारण जो प्रेशर लग रहा था वो क्या हो जाता है? हट जाता है, तो यूट्रस थोड़ा सा स्ट्रेट होता है, ऐसे माना जाता है। इसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्रस, नहीं, यूट्रस इसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों? फिर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? फिर्म हो जाता है, नहीं कि रिलैक्स होता है। जब प्लासेंटा सेपरेट हो जाएगा उसके बाद यूट्रस क्या हो जाता है दोस्तों? फिर्म हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, नहीं कि ये। इसका जो आंसर होगा वो मैंने आपको लिखवाई रखा है, तो इतना समझाने की आपको जरूरत है नहीं है कि अपीयरेंस ऑफ ए सडन गस ऑफ ब्लड, एकदम से क्या निकलेगा दोस्तों? ब्लड जो है वो बाहर निकलेगा, सडन गस ऑफ क्या होगा? ब्लड होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हो सकता है कि क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन ये दुख नहीं देगी आपको, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। क्यों? जब आप ओबीजी पढ़ोगे ना तो आपको सर ऐसे लगेगा सर ने यार सब चीज बता तो रखी है हमें, मैंने आपको हर चीज पहले ही बता रखी है, तो आपको उस समय दुख नहीं होगा दोस्तों, ये गारंटी ले सकता हूं मैं। और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। टाइम लंबा लग रहा है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं ना आपके लिए ही। इसके बाद है ए मल्टीग्रेविडा हैज ए स्पॉन्टेनियस वेजाइनल बर्थ। एक मल्टीग्रेविडा दोस्तों, उसको क्या हो रही है? स्पॉन्टेनियस वेजाइनल बर्थ हो रहा है उसको। 5 मिनट्स लेटर द प्लासेंटा इज एक्सपेल्ड। 5 मिनट के बाद प्लासेंटा क्या हो गया दोस्तों? एक्सपेल्ड हो गया है। वेयर डज ए नर्स एक्सपेक्ट टू लोकेट द यूटेराइन फंडस एट दिस टाइम। बस सिंपल सी बात है कि दोस्तों 5 मिनट के बाद जो यूटेराइन जो फंडस है ना वो कहां होगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखना कंट्रोवर्शियल है, आपको मैं बता देता हूं थोड़ी सी चीज, क्योंकि मैं सही की तरफ लेके जाना चाहता हूं आपको। ये ऐसे कहता है, ये क्वेश्चन ये कहता है कि भाई डिलीवरी के बाद में, प्लासेंटा की सेपरेशन के बाद में फंडल जो हाइट है ना वो कहां मिलती है। ये कहता है कि ये फंडल जो हाइट है वो हाफ वे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस मिलती है। ठीक है, उसमें मैंने लिखाया नहीं ना, हिंदी नहीं लिखा। 1 मिनट हो जाओ भाई वापस से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज छूटे। इससे पहले वाले में तो लिखा दी थी ना। हाँ, इसमें लिख लो आप एक बार, है ना। इसमें लिख लो साइन ऑफ प्लासेंटल सेपरेशन, और जो वो मैंने आपको चारों जो लिखा रखे थे वो ऐसे कैसे लिख लेना, बस आप लिख लेना खुद ही। साइन ऑफ प्लासेंटल सेपरेशन ये होते हैं, और वो चारों लिख लेना। अब कंट्रोवर्शियल क्यों है मैं बता रहा हूं आपको। इस क्वेश्चन में लिख रखा है कि जैसे ही प्लासेंटा की डिलीवरी हो जाएगी तो जो फंडस है ना वो सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बिलिकस के बीच में होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है एक्चुअली में। जैसे ही डिलीवरी होती है ना तो जो फंडस है ना दोस्तों वो अम्बिलिकस में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? अम्बिलिकस में पाया जाता है। और 1 वीक के बाद में ये आता है यहां पर। कहां पे आता है? हाफ वे या मिड वे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस। ठीक है, हाफ वे और मिड वे, हाफ वे और मिड वे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, अम्बिलिकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, और 2 वीक के बाद में ये क्या बन जाता है? पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। और 4 वीक के बाद में भी पेल्विक ऑर्गन तो रहेगा ही है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ ही नहीं है, चलो लिख लो, 1 सेकेंड। 4 वीक के बाद में भी क्या बन जाता है? पेल्विक ही ऑर्गन रहेगा। लेकिन मैंने 4 वीक लिखा है तो कुछ रीजन ही लिखा होगा। एक्चुअली में पेल्विक ऑर्गन मतलब पेल्विक कैविटी में आ जाता है, तो हम पालपेट करके फंडस हाइट को देख ही नहीं सकते हैं, इसलिए सीधा लिखना पड़ता है कि कहां होता है। ठीक है, पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। वापस से आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि अगर आप सोनोग्राफी कर रहे हो और सोनोग्राफी करने पे कब आपको यूट्रस जो है ना वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट की तरह ही दिखाई देगा, तो 4 वीक पे दिखाई देगा। कितने वीक पे? 4 वीक पे। आप क्यों सर, जब आपने यहां पर तो ये लिखा दिया कि जो आपने तो यहां पर ये लिखा दिया कि भाई 2 वीक पे ये पेल्विक ऑर्गन बन जाता है,
तो हम 2 वीक पे अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं 2 वीक के बाद में। जब 2 वीक के बाद अल्ट्रासाउंड करेंगे तो ये पेल्विक दिखाई देगा, नॉर्मल तो दिखाई देगा नहीं, दिखाई देगा दोस्तों। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि यहाँ पर जो वेट जो है ना वो ज्यादा रहता है, 300 ग्राम के करीब वेट रहता है यहाँ पे। यहाँ पर जो वेट रहता है लगभग 500 ग्राम के करीब रहता है, और यहाँ पर जो वेट जो दोस्तों मिलेगा आपको 4 वीक पे वो लगभग 100 ग्राम मिल जाएगा। अब दोनों ही प्रॉपर्टी मिल गई आपको, पेल्विक ऑर्गन भी हो गया और वेट भी लगभग आ गया है। ठीक है, वैसे मत कहना कि सर हमने पढ़ा है कि भाई 90 ग्राम तक होता है, ठीक है, लेकिन लगभग 100 ग्राम पे ये आ गया है। एवरेज जो वेट है दोस्तों वो 60 ग्राम होता है, एवरेज वेट 60 ग्राम होता है। तो उस दौरान अगर आप सोनोग्राफी करते हो तो आपको लगेगा कि भाई जो यूट्रस है वो नॉर्मल स्टेट में आ गया, ठीक है, सोनोग्राफी के द्वारा। तो कितने वीक पे? 4 वीक पे। क्वेश्चन आएगा कि कितने वीक के बाद में ये पेल्विक ऑर्गन बन जाता है, तो 2 वीक के बाद में। क्वेश्चन आएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान कब ये एब्डोमिनल ऑर्गन बनता है, तो 12 वीक के बाद में। अब 12 वीक के बाद में बनता है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है? आप कहोगे कि सर ये तो आपने हमें कंफ्यूजन में डाल दिया, कंट्रोवर्सी है, तो और इस कंट्रोवर्सी को सही करो। तो अगर ये क्वेश्चन सेम एज इट इज किसी भी एग्जाम में आता है कि आपको ऐसी लैंग्वेज दे, ए मल्टीग्रेविडा है जे स्पॉन्टेनियस वेजाइनल बर्थ 5 मिनट के बाद प्लासेंटा एक्सपेल्ड हो गया, तब तो आप इसका आंसर क्या करके आना दोस्तों, ये करके आना, हाफ वे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड द अम्बिलिकस। और अगर ये ऐसे नहीं आता है, अलग किसी भी लैंग्वेज में आता है दोस्तों, तो फिर आप क्या लिखोगे? अम्बिलिकस लिखोगे। वैसे इसका थर्ड आंसर नहीं आएगा। थर्ड क्यों नहीं आएगा? आपको सर सही, अगर सही होता तो थर्ड आता, लेकिन ये सेंटेंस तो गलत है। क्यों? क्योंकि एट द अम्बिलिकस जो है ना वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है इन राइट क्वाड्रेंट। राइट क्वाड्रेंट में नहीं मिलेगा। राइट क्वाड्रेंट में अगर आपको फील हो रहा है ना, तो वो जो ब्लैडर है उसका डिस्टेंशन होता है ना, वो फील होता है राइट क्वाड्रेंट में। कौन फील होता है? जो ब्लैडर है उसकी डिस्टेंशन के कारण फील होता है। वो जब ब्लैडर का क्या हो जाता है दोस्तों, डिस्टेंशन हो जाता है, तो फिर वो यूट्रस को क्या कर देता है? राइट साइड में शिफ्ट कर देता है। तो उसके कारण क्या हो जाता है, जो फंडस है वो राइट क्वाड्रेंट में फील होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इसके अकॉर्डिंग मैं आपको दोस्तों 4th मानेंगे हम। क्यों? क्योंकि मोस्ट में वैसे ही दे रखा है। लेकिन अगर आपको और सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, आप अम्बिलिकस करके आना। जस्ट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ क्या आएगा? अम्बिलिकस आएगा। 1 वीक के बाद कहाँ आएगा दोस्तों? मिडवे में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन को। इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिखाऊंगा, तो आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन को भी छोड़ देना, या चाहो तो एक्सप्लेनेशन लिखना भी चाहो तो अच्छे से लिखो। इधर लिखो कि दिस इज ए कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, पूरा इसमें लिखना। अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज सेम एज इट इज आती है तो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ये यहाँ मिलेगा, लेकिन अगर अलग लैंग्वेज आती है तो इस कहाँ मिलेगा दोस्तों? फिर वो पूरा ये वाला एक्सप्लेनेशन लिख लेना कि भाई 1 वीक पे कहाँ, 2 वीक पे कहाँ, और ये सब 4 वीक पे कहाँ। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फंडल जो हाइट है ना दोस्तों, वो पर डे कितनी डिक्रीज होती है, पर डे के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 सेंटीमीटर पर डे। 1 सेंटीमीटर क्या होती है? कम आती है। लेकिन सेंटीमीटर में नहीं आया तो 1 फिंगर ब्रीथ, ठीक है, 1 फिंगर की जितनी लेंथ होती है ना, ऐसे ये वाली लेंथ नहीं, ऐसे वाली चौड़ाई में, तो उतनी क्या होता है ये नीचे आते हैं, तो 1 फिंगर ब्रीथ आएगा। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन हो गए हैं, हर क्वेश्चन बन रहा है, ये ध्यान रखना थोड़ा। तो इसको आप लिख लेना, मैंने आपको जैसे बताया वैसे लिख लेना आप इसको। आप इसको कैसे लिखोगे कि ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम एज इट इज आती है तो मैं जो आंसर है वो मैं ये लिखूंगा, और अगर ये लैंग्वेज ऐसे नहीं आती है, अलग लैंग्वेज में आती है, तो फिर उसमें लिखना इमीडिएटली आफ्टर बर्थ यहाँ पाया जाता है, इस पे इतना पाया जाता है, 2 वीक पे यहाँ पाया जाता है, 4 वीक पे यहाँ पाया जाता है, सब ऐसे लिख लेना। चलो इस क्लास को खत्म करते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ में, कि एक क्लाइंट इन लेबर बिगिन टू एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्शन 2 to 3 मिनट्स अपार्ट दैट लास्ट अबाउट 45 सेकंड। हर 2 से 3 मिनट में क्या आ रहे हैं दोस्तों? कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, और हर 45 सेकंड के अंदर वो आ रहे हैं। बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन द नर्स आइडेंटिफाई ए फीटल हार्ट रेट ऑफ 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10 मिनट में अगर वैसे नॉर्मल 3 कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, लेकिन 5 तक भी है तो भी ठीक है। 5 से ज्यादा हो जाएगा तो टैकीसिस्टोल हो जाएगा। ठीक है, 5 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट में नहीं आने चाहिए, वो टैकीसिस्टोल हो जाएगा। 45 सेकंड के लिए आ रहे हैं तो वो सफिशिएंट है। ऐसे ही हमें कॉन्ट्रैक्शन की क्या होती है, जरूरत होती है, जो कम से कम कितने सेकंड के लिए रहे? 45 सेकंड के लिए रहे, और मिनिमम कम से कम 65 से 75 mm ऑफ Hg क्या कोज करें दोस्तों? वो प्रेशर कोज करें। ठीक है, तो इसमें 2 से 3 मिनट में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। अब इसमें सिंपल क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जब हम ये कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तो उस दौरान हमने हार्ट रेट देखी ना, तो वो हार्ट रेट जो है वो कितनी आ रही है? बच्चे की, फीटस की हार्ट रेट जो आ रही है वो 100 आ रही है। तो आप क्या करोगे? दोस्तों, अब 100 आ रही है तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको सीधा ही पता लग गया कि भाई फीटल हार्ट रेट क्या हो रही है? गिर रही है। आपको वो वाली टेक्निक कुछ नहीं दे रखी, भाई वेरिएबल नहीं दे रखा, अर्ली डेसिलेशन नहीं दे रखा, लेट डेसिलेशन नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा। सीधा लिख दिया कि भाई फीटल जो हार्ट रेट है वो क्या है? 100 से कम है।
अब आप एक बताओ, जब फीटल हार्ट रेट दोस्तों 100 से कम हो गई, जब आपको ये बता ही दिया कि फीटल हार्ट रेट क्या है 100 से कम है, तो मतलब एबनॉर्मल है। और कोई भी एबनॉर्मल चीज उसका ट्रीटमेंट हम तो करना स्टार्ट नहीं करेंगे। इस समय जो बेबी है, जो फीटस है दोस्तों, उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है, और अगर वो ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है तो इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ट्रीटमेंट कौन देगा? एससीपी देगा। आप तो देने नहीं बैठ जाओगे कि मैं अभी यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ ट्रीटमेंट। तो एससीपी देगा। तो एससीपी क्या देगा दोस्तों? वो ट्रीटमेंट देगा। तो एससीपी कब देगा ट्रीटमेंट? जब उसको इस बात का पता लगेगा। तो ये बात कौन बताएगा? हम बताएंगे। हम किसको बताएंगे? हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि रिज्यूम करो कंटिन्यूअस, मतलब करते रहो। वो कह रहा है कि बच्चे को कुछ हो रहा है, होने दो। ये ऑप्शन क्या कह रहा है? अगर बच्चे को कुछ हो रहा है तो होने दो, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम कंटिन्यूअसली क्या करते रहो? रिज्यूम करते रहो। तो ये डेंजरस हो सकता है। जितना आप टाइम खराब करोगे वो फिटस के लिए भी खराब होगा, उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इंटरयूटेराइन फीटल डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है कंटिन्यू करो मदर टू मैटरनल वाइटल साइन। मदर के वाइटल साइन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे। प्रायोरिटी जो है पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना है, उसके बाद में हम कर सकते हैं ये। तो यहाँ पर प्रायोरिटी वेस्ट भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट तो और भी बड़ी बात है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट करो फीटल हार्ट रेट को एज एन एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स टू कॉन्ट्रैक्शन। ये तब होता है जब आपका नॉर्सेट का जो एग्जाम है, उस एग्जाम में बिना एग्जाम के आप क्या होते? सेलेक्ट होते। तब आप ये काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ये लिख रखा है कि भाई जो भी फीटल हार्ट रेट लिखी हुई है ना, उसको लिख दो कितनी होती है नॉर्मल। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जब आप बिना पढ़े करोगे तो यही एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि नॉर्मल जो होती है वो 110 से 160 होती है। और ये कह रहा है कि 100 को भी आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली तो है। तो ये तो बिना पढ़े कोई करेगा तब करेगा वो। तो 110 से 160 है, 100 है, तो इसका मतलब एब नॉर्मल है। तो हम एब नॉर्मल को हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेड जो रेंज है वो हमारी कितनी हो जाएगी? 110 से 160 बीट्स पर मिनट हो जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा, दैट विल बी नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। चलो लिख लो, लास्ट है ये, इसको लिखो। लिखो कि क्या लिखोगे? सिंपल से लिखूंगा, लिखो। अगर लेबर के दौरान फीटल हार्ट रेट 110 से 100 मत लिखना, 110 से कम होती है तथा 160 से ज्यादा होती है, 160 से ज्यादा होती है, तो पहला काम या पहली प्रायोरिटी लिखो। पहली प्रायोरिटी एससीपी को नोटिफाई करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है। बस खत्म। अब मैं जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज जरूर कराऊंगा। ठीक है, हो सकता है कि मैं कभी कभी भूल जाता हूं, तब नहीं करवाता हूं, लेकिन जब मुझे याद रहता है मैं पूरी कोशिश करता हूं, पूरी मेहनत, चाहे कितनी भी बड़ी क्लास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या है दोस्तों कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की ट्रांजिशनल फेज के अंदर क्लाइंट के अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिस्कंफर्ट ज्यादा होता है। तो पहले आपको क्या देने की जरूरत है? क्लाइंट को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करने की क्या है? जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर क्राउनिंग हो रही है तो आप ब्लोविंग या फिर पेंटिंग जो एक्सरसाइज है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वो करवाओगे आप। तीसरा क्या है कि स्टीरअप के ऊपर कभी भी पैर रखो तो एक साथ रखना, नहीं तो क्या हो जाएगा? जो यूट्राइन जो लिगामेंट है वो क्या हो जाएंगे? इंजर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ पेरिनियम बल्जिंग होती है, तो यह इंडिकेट करता है कि बेबी की जो डिलीवरी है वो क्या होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीटोसिन वाला छूट गया बीच में, एक सेकंड रुकना। तो ऑक्सीटोसिन वाले में यूटेराइन टिटेनी है। साइड इफेक्ट ऑक्सीटोसिन का साइड इफेक्ट क्या होता है? यूटेराइन टिटेनी होता है। रट गए होंगे अब तो आपको ये, लेकिन ये क्वेश्चन रट गए होंगे, लेकिन इसके साथ की जो नॉलेज है ना वो पढ़ना पड़ेगा आपको बैठ के। इतनी चीजें बता देता हूं मैं आपको कि आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? पुडेंडल नर्व ब्लॉक के कारण जो एपिजियोटोमी है उसका पेन फील नहीं होता है। ठीक है, यहाँ टाइम नहीं था, नहीं मैं एपिजियोटोमी भी बताता, फिर एक क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। अगर आगे कहीं भी अगर एपिजियोटोमी टर्म आया तो पूरी एपिजियोटोमी समझा दूंगा वहां पे मैं आपको। ठीक है, इसमें मैंने आपको ये लिखाया, लिख लो इसमें। हाँ मैंने आपको बोला था इसमें ना, आपको बोला था कि आप लिख लेना। तो इसमें मैंने लिखाया था कि भाई अगर प्लासेंटल जो सेपरेशन उसके क्या क्या साइन होते हैं, उसमें आपको फर्स्ट श्योर साइन, सेकंड श्योर साइन, फिर ये थर्ड और एक फोर्थ वाला लिखना है। ठीक है, सुप्राप्यूबिक जो बल्जिंग होती है उसको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? 9वां जो क्वेश्चन था, 9th जो क्वेश्चन है वो कॉन्ट्रोवर्शियल था। तो इसमें आपको लिखना है कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन में एज इट इज आता है तो ये करेंगे, नहीं तो ये करेंगे।
और लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि अगर लेबर के दौरान फीटल हार्ट रेट 110 से कम होती है तथा 160 से ज़्यादा होती है तो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होगी, एससी5 को नोटिफाई करना होगा। तो काफ़ी नॉलेजेबल क्लास थी, हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, टाइम वेस्ट नहीं है। इन चीज़ों को एक बार अगर आप रिपीट कर लोगे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको किसी न किसी एग्जाम में। सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।